नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। गहरी काली रात को चिरता एक आदमी खाली सड़क पर अपने लड़खड़ाते कदमों से भागे जा रहा था और बार बार अपने पीछे देखता कि कोई आ तो नहीं रहा ना। ज्यादा देर तक भागने से वो एक जगह रुककर अपने हाथ अपने घुटनों पर रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। तभी उसके सामने से 4 लग्जरी स्पोर्ट कार आके रुकी। उसमें से 8 बॉडीगार्ड बाहर आए। सारे बॉडीगार्ड ने ब्लैक कॉलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। सबके एक साइड कोने पर RK लिखा हुआ था। उन्हें देखते ही वो आदमी अपनी जगह पर जम सा गया। उसे बहुत ही डर लगने लगा। डरने की वजह से उसे बहुत तेजी से पसीने आने लगा और वो कांपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत की और पीछे की ओर भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उस एक कदम बढ़ाया ही होगा तभी उसके सामने एक चमचमाती गोल्ड कॉलर की रोल्स रॉयस आके रुकी। कार को देखकर वो वही जम गया। तभी कार से एक बॉडीगार्ड निकला और उसने पीछे का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही एक आदमी बड़े एटीट्यूड के बाहर आया, जो कि ऋषभ कुंद्रा, जो कि 21 साल का लड़का है। गोरा रंग, हल्की बियर्ड, नीली गहरी आंखें, मस्कुलर बॉडी के साथ 3 पीस ब्लैक सूट कैरी किया हुआ था। हेयर एकदम सेट, अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क जिससे उसके आंखें और लिप्स साफ दिख रहे थे। उस आदमी ने जैसी ही उसकी नीली आंखें देखी जिसमें बेहिसाब गुस्सा भरा हुआ था, वो जोर से बोल पड़ा, RK। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ऋषभ चेहरे पर एक छोटी सी डेविल स्माइल आ गई। ऋषभ अपनी कार से टिककर उसे देखकर अपनी रोबदार आवाज में कहा, तुझे क्या लगा था तू मुझे धोखा देके बच के भाग सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर तू भूल गया मेरे आदमी हर जगह पर है। तूने मुझे अंडरएस्टिमेट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुझे क्या लगा मैं गद्दारों को माफ कर देता हूँ? ये सुनते ही वो आदमी अपनी घुटनों पर बैठकर फुट फुट रोते हुए माफी मांगने लगा, क्योंकि वो जानता है ऋषभ गद्दारों का क्या हाल करता है। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी नहीं करूंगा, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर ऋषभ फिर से उसी रोबदार आवाज से बोला, अब तुझे माफी ऊपर जाके ही मिलेगी। उसने तुरंत ही अपनी बैग से गोल्डन कलर की पिस्टल निकली और उसके सर के सेंटर में गोली मार दी। वो आदमी तुरंत ही ढेर हो गया। ये हमारे स्टोरी का मैन लीड ऋषभ कुंद्रा ग्रुप का फाउंडर और सो है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी कंपनी का पूरा टर्नओवर कई खरबों का है, जिसकी वजह से ऋषभ दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पर आज तक इसे कुछ ही लोगों ने देखा है, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी हाइड रखता है। ऋषभ का फेस सबसे बड़ी मिस्ट्री है दुनिया के लिए। सामने से सब उसे एक बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, पर वो बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ माफिया वर्ल्ड का किंग में भी RK नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही सब थर थर कंपने लगते थे, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता माफिया है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। पर ऋषभ के क्रूरता के बारे में सब जानते हैं, पर कभी किसी बेकसूर को नहीं मार। ऋषभ अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है सब जानते हैं, इसलिए सब उसके सामने झुकते हैं। कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। ऋषभ अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और वापस गाड़ी में आके बैठ जाता है और कार चल पड़ती है। इशारा समझकर गार्ड अपने आदमियों को लाश ठिकाने लगाने को बोल के अपनी स्पोर्ट कार में बैठे कर ऋषभ के पीछे चलने लगते हैं। मुंबई थाडे एक लड़की जो अपने छोटे से बेड पर बेफिक्र होकर सोई है, तभी उसका फोन बजा। उसने अपने बंद आंखों से ही इधर उधर हाथ फिरा और बिना दिखे ही फोन उठा के अपनी अलसाई आवाज में बोली, हेलो। उधर से उसकी दोस्त कोमल चिल्लाते हुए बोली, अवनी तू अभी भी सोई हुए है? अबे पागल उठ जा, आज तेरा प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डे। इतना सुनती ही अवनी जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, यार मैं तो भूल ही गई थी। तभी कोमल ने बोला, मुझे पता था तू भूल जाएगी, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया। अब जल्दी से रेडी होके कॉलेज आजा, मेरा पास एक आइडिया है। फिर कोमल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अवनी फटाफटा अपने वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद रेडी होके कॉलेज के लिए निकल गई। ये है हमारी फेमल लीड अवनी। दूध जैसा गोरा रंग, पालता फिगर, नीली बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे पितले, और जो दिखने में किसी परी से कम नहीं। कॉलेज उसके अपार्टमेंट पास में ही था, इसलिए वो दौड़ते हुए ही कॉलेज की तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद वो दौड़ते भागते कॉलेज पहुंची। बाहर गेट पे ही उसे उसकी फ्रेंड कोमल मिल गई। अवनी उसके पास जाके परेशान होते हुए कहा, यार मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो भूल ही गई, अब क्या करूं। इतने में कोमल ने एक फाइल उसे देते हुए कहा, ये ले और टेंशन मत ले, ये तेरा प्रोजेक्ट। उसकी बात सुन के अवनी कभी उसे देखती तो कभी फाइल को। फिर उसे कोमल से पूछा, तूने मेरा प्रोजेक्ट बनाया? थैंक्स यार। तभी कोमल बोली, मुझसे मेरा बनता नहीं, तेरा कहाँ से बनाओगी, ये तो तेरे आशिक का कमाल है। अवनी ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे पूछ रही हो किसने। कोमल ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अरे आशीष ने। तुझसे बात करने के बाद मैं सीधा उसे पास गई। मैंने उससे बोला कि तू अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई और बहुत ज्यादा परेशान है।
उसने तुरंत ही अपने फ्रेंड की फाइल ली और मुझे दे दी और कहा अवनी का नाम प्रिंट करवा लेना। इतना सुनते ही अवनी का पारा हाई हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तू पागल है क्या? तूने उससे हेल्प क्यों ली? तू जानती है न वो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे पीछे पड़ा है। ये फाइल जा अभी उसे वापस करके आ। कोमल ने जैसे ही मुंह खोलने वाली थी तभी अवनी ने गुस्से में उसे घूरा। कोमल डर गई। उसने फाइल ले और अंदर जाके रोहन को दे दिया। अवनी क्लास में इंटर हुई तो सभी लड़के उसे ही ताड़ रहे थे। उसने सबको इग्नोर किया और अपनी डेस्क पर कोमल के साथ बैठ गई। अवनी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, इस वजह से वो सभी लड़कों की क्रश थी और लड़कियों की राइवल। कुछ देर बाद सब अपनी अपनी डेस्क पर बैठे थे तभी शर्मा सर अंदर आए और सबने उन्हें खड़े होके गिरिट किया। उन्होंने सबको बैठने का इशारा किया। सब अपनी जगह पर बैठे गए। शर्मा सर ने कहा, आज आप सबका प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है, तो जिसका सबमिट नहीं हुआ है आके सबमिट कर दे। तभी उनकी नजर अवनी पे पड़ी जो आंखें बंद कर हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ा रही थी। सर उसे देखते ही समझ गए इसने फिर से प्रोजेक्ट नहीं किया। उन्होंने जोर से अवनी को आवाज लगाई और पूरे क्लास में खामोशी फैल गई। अवनी ने कुछ बोलने की कोशिश की तभी फिर से सिर ने चिल्लाते हुआ कहा, ई सैड गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अवनी ने अपना बैग उठाया और एक बार क्लास को देखा जो उसे ही देख रहे थे, फिर क्लास से बाहर निकल गई। क्लास के बाहर निकलते ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अवनी ने तुरंत अपना फोन बाहर निकला और मैसेज पढ़ के उसे फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने बैग से एक मिनी लैपटॉप निकला और वही पास के सीढ़ियों पर बैठे कर कुछ करने लगी। उसकी उंगली कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थी मानो पियानो बाजा रही हो। कुछ देर बाद लैपटॉप में ऑटोमेटिक बहुत कुछ दिखने लगा। वही अवनी एक बार सब देखती है, लैपटॉप बंद करके नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने चली जाती है। शाम तक अपने सारे लेक्चर अटेंड कर वापस अपने अपार्टमेंट वापस आके एक कप कॉफी बनती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में अवनी सीधा कबर्ड से एक लोवर टी शर्ट लेकर वॉशरूम में चली जाती है और चेंज करके अपनी कॉफी पीने लगती है। पीते वक्त उसे कुछ याद आता है और वो उठकर अपने रूम के मिरर के सामने जाती है और कुछ सोचकर एक हाथ मिरर पर रख देती है। हाथ रखते ही मिरर में कुछ स्कैनिंग होने लगती है और कुछ देर बाद और मिरर हटके एक गेट दिखने लगता है। अवनी बिना देर किए अंदर जाती है। अंदर बहुत अंधेरा था, पूरे रूम में बहुत कंप्यूटर स्क्रीन ही दिखाई दे रही थी। अवनी बिना वक्त गवाए एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने अपनी चेयर पर बैठे जाती ही और कीबोर्ड पर फिर एक बार फटाफट टाइपिंग करने लगती ही। कुछ देर बाद वो रुकती है और चेयर पर पीछे की ओर होकर स्क्रीन पे दिख रहे लड़के की आंखों को देखकर कहती है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आखिर हो कौन तुम और मुझसे क्या चाहते हो? बार बार मुझे क्यों ढूंढने की कोशिश करते हो? अवनी के सामने जिस लड़के की तस्वीर है वो पूरी धुंधली है, बस उसकी आंखें हल्की हल्की दिख रही थी जो नीली कलर की है। कुछ देर बाद वो सीक्रेट रूम से अपने रूम में आके बेड पे लेटकर कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो नींद की आगोश में चली जाती है। दिल्ली कुंद्रा पैलेस के बाहर 15-16 ब्लैक मर्सिडीज 7 गोल्ड रोल्स रॉयस के साथ 4 स्पोर्ट कार भी थी। गाड़ियां रुकी। गाड़ियों के रुकते ही गार्ड ने दौड़ते हुए गेट खोल सारी गाड़ियां पैलेस के अंदर दूसरी तरफ चली और गोल्ड रोल्स रॉयस पैलेस के गेट पर रुकते ही एक गार्ड ने दौड़कर बैक डोर ओपन किया। उसमें से ऋषभ बाहर आया। सभी शेरवेट ने सिर झुक उसे गिरिट किया। उसे बिना किसी को देखे अपने लंबे कदम लेते हुए लिफ्ट से अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो एक लूज टी शर्ट और लोवर पहनकर नीचे आया और बाहर की ओर जाने लगा। उसे जाता देख उसका खास दोस्त और उसका पा उसके विवान सामने आया और फाइल देते हुए बोला, ऋषु ये सिंघानी की डील का क्या करना है? ऋषभ बिना भाव के उसे तरफ देखता है और बाहर जाने लगा। विवान ने मन ही मन में कहा, भगवान ये कुछ बोल देगा तो मर जाएगा क्या? खैर मुझे क्या इसकी चुप्पी का मतलब है, डील डन करनी है। ऋषभ ने हेलमेट पहन के अपनी ओलेड स्पेन लेंडर लेके पैलेस के सेक्रेट रास्ते से बाहर निकल गया। सीधा अपने घर पर पहुंचा। रास्ते में ही उसने उसका मास्क निकालकर बैग में रख लेता है। ये एक दिल्ली का बहुत ही कंजेस्टेड इलाका था। ऋषभ अपनी पुरानी बाइक को एक छोटे से घर से सामने पार्क किया और घर अंदर चला गया। उसे देखकर महेश जी ने पूछा, बेटा इतना लेट कैसे हो गए? ऋषभ हंसते हुए कहा, अरे डैड आप तो विवान को जानते हो ना, मूवी के लिए सर खा गया था तो बस उसे के साथ मूवी देख रहा था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। महेश जी ने हंसते हुए है कहा, वो भी पूरा पागल है तुम्हारी ही तरह, पर लड़का दिल का बहुत अच्छा है, हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता है। ऋषभ ने भी हामी भर दी और डिनर टेबल की ओर बढ़ गया। ऋषभ के घर में उसकी माँ, पापा और उसकी बड़ी बहन रहती थी। ऋषभ ने सबका हाल चाल पूछा और सबसे बहुत सारी बातें की और डिनर करके अपने रूम में जाके सो गया। ऋषभ घर में सबसे छोटा था और सबका चहेता भी। उसकी माँ का नाम गीता कुंद्रा जो एक हाउस वाइफ है, पिता का नाम महेश कुंद्रा जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बहन का नाम निशा जो अभी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती है। ऋषभ की एक और बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह ऋषभ रोज की तरह जल्दी उठकर जिम चला जाता है जो कि घर के पास में ही है। 1 घंटे बाद वो जिम करके वापस आता है।
कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगता है। रेडी होकर वो नीचे आता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करता, सब भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ऋषभ ने अपने डेड की तरफ देखते हुए कहा, डेड मुझे 2 महीनों के लिए मुंबई जाना है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जो वहां जाके ही पूरा हो सकता है। मेरे रहने खाने का इंतजाम विवान ने अपने विला में करा दिया है और वो भी मेरे साथ ही रहेगा, हम दोनों का सेम प्रोजेक्ट है। उसके डेड कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है बेटा तू चले जाना, पर जाना कब है? ऋषभ स्माइल के साथ कहा, आज शाम को। महेंद्र जी बोले, अच्छा ठीक है, ये लो कुछ पैसे और मना मत करना और ध्यान से जाना। ऋषभ ने बिना कुछ कहे वो पैसे लिए और खाने लगा। महेंद्र जी ने ऋषभ को थोड़े पैसे इसलिए दिए क्योंकि ऋषभ अपना खर्च अपने आप उठाता है, उसे पसंद नहीं कोई उसका खर्च उठाए। ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर सब अपने अपने कम पर चले गए। ऋषभ भी वहां से अपनी बाइक लेकर सीधा कॉलेज चला गया। उसे बाइक को पार्किंग में पार्क किया कि तभी वहां विवान आ गया। वो उससे हंसते हुए बोला, क्या बात है यार, आज बड़ा जल्दी आ गया, कि मिल गई क्या? ऋषभ ने उसे देखा और जवाब में बस एक डेंजरस लुक दिया। उसका लुक देखकर विवान की आवाज गले में ही अटक गई। वो झूठी हंसी के साथ बोला, अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? अब आगे ऋषभ ने बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वो सीधा गलियारों से बढ़ते हुए अपने क्लासरूम में इंटर करता है। सब लोग अपना अपना काम छोड़ के उसे ही देखने लगते हैं क्योंकि आज उसने व्हाइट शर्ट पे ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी थी, पैरों में ब्लैक शूज और हाथों के स्लीव्स को ऊपर कर राख था। उसकी गहरी नीली आंखें सबको दीवाना बनाने के लिए काफी थी। लड़कियां मन ही मन में उसे अपना बनने के बारे में सोच रही थी, वही लड़कों उसे देखकर जल रहे थे। वैसे ये दिल्ली का सबसे बड़ा बिजनेस कॉलेज है, यहाँ ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे आते थे, पर ऋषभ यहाँ स्कॉलरशिप पे आया था। पर उसका ऑरा सबसे अलग था, इसलिए सारी लड़कियां उसकी स्कॉलरशिप वाली बात पे ध्यान नहीं देती थी। उसके आते ही उसके पीछे से विवान भी वहां आता है। एक बार फिर सब विवान को ही देखने लगते हैं। विवान ब्लू 3-पीस सूट के साथ एक बहुत ही ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी जो कि ऋषभ ने उसे गिफ्ट की थी, 23 बर्थडे पे दी थी। विवान को पूरा कॉलेज जानता था कि वो आरके का पीए है और ये कॉलेज भी आरके का ही था, लेकिन किसी को भी विवान की एज नहीं पता थी और वो शकल से अभी 21 साल का ही लड़का लगता था। इसलिए सबको लगता था विवान भी यहाँ पढ़ने आता है, पर सब इस बात से हैरान जरूर रहते हैं कि विवान इतनी छोटी उम्र में आरके का पीए कैसे बन गया। पर किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई विवान से पूछने की। कॉलेज में कुछ लड़कियां तो विवान को अपना बनाना चाहती थी तो कुछ उसके जरिए आरके को फंसाना चाहती थी। विवान भी बहुत हैंडसम था, पर ऋषभ के आगे थोड़ा कम। ऋषभ सबको इग्नोर करता हुआ लास्ट बेंच पर बैठ जाता, विवान भी उसी के साथ वहां बैठ जाता है। विवान ऋषभ से कहता है, ऋषु बात हुई अंकल से? तो ऋषभ बिना भाव के उससे कहा, डेड मान गए हैं, हम शाम को मुंबई के लिए निकलेंगे, जेट रेडी करने को बोल दो। विवान हाँ में सिर हिला देता है। अपना फोन में किसी को मैसेज करके जेट रेडी करने को बोलता है। ऋषभ विवान को देखे बिना ही पूछता है, मिली वो? तो विवान सर ना मैं हिला देता है। ऋषभ आगे कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की ऋषभ के पास आती है और कहती है, मेरा नाम सोनल भाटिया है और मैं यहाँ के तरस्ती की बेटी हूँ। ऋषभ उसे कोई भाव नहीं देता और अपने मोबाइल में न्यूज देखने लगता। उसे देखकर विवान ने मन ही मन बोला, इसे लगत है अपनी जान प्यारी नहीं है जो शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, इसे कौन समझाए। ऋषभ ने एक से सुंदर लड़कियों को नहीं आंख उठाकर नहीं देखा तो तुम क्या चीज हो? वही सोनल ने ऋषभ का कोई रिएक्शन न देता देख और चिढ़ गई और चिढ़ते हुई बोली, ओ हेलो, तुमने अपने आप को समझा क्या है? मैं सोनल भाटिया तुमसे खुद मिलने आई हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है पर मैं तुम्हें भाव दे रही हूँ, बहुत ही खुश नसीब हो जो मैं तुमसे खुद बात करने आई हूँ। ऋषभ ने फिर भी कुछ नहीं कहा और न्यूज पढ़ता रहा। सोनल अब और चिढ़ जाती है और दांत पिसते हुई बोलती है, यू वेट एंड वॉच, मैं क्या करती हूँ, और पैर पटकते हुई चली जाती है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि विवान वही था, अगर उससे गुस्सा आ गया तो वो उससे छोड़गा नहीं। सोनल के जाने के बाद ऋषभ बिना भाव को विवान को देखता है जो उसे ही देख रहा है। ऋषभ के देखते ही वो हाँ में सिर हिला के किसी को कॉल करता है। 2 ही रिंग में फोन उठ जाता है। उधर से आवाज आई, तो कैसे है विवान जी, बड़े दिनों बाद याद आए, सब खुशल मंगल तो है ना? विवान ने उसकी बात करते हुए बोला, तुम्हारे कॉलेज में सोनल भाटिया नाम की लड़की है, उसे आज है अभी रिस्टिगेट करो, बॉस का ऑर्डर है। तो डीन बोला, हो जाएगा सर। इतना बोल के विवान ने तुरंत फोन काट दिया और ऋषभ की तरफ देखकर बोला, काम हो गया। ऋषभ ने कोई जब नहीं दिया और अपने काम में लग। वही दूसरी तरफ मुंबई थाने अवनी अंदाया लेते हुई उठी और अपने आसपास देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। दिखाते हुई उसकी नजर सामने वाली क्लॉक पर पड़ी, उसमें 9 बजने वाले थे। वक्त देखते ही वो फटाफटा बेड से उठने लगती है और बड़बड़ते हुई बोलती, आज फिर से लेट हो गई शर्मा सर, तो आज जान ही ले लगे। वो फटाफट अपने बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद बबलू जीन्स पर पिंक टॉप डालकर बिना नाश्ता करे ही कॉलेज की तरफ चली जाती है।
वो दौड़ते भागते कॉलेज पहुंचती है और सीधा क्लासरूम में आके कोमल साथ बैठे जाती है। कोमल उसे देखकर कहती, यार कभी तो वक्त पर कॉलेज आया कर। अवनी ने अपने दांत देखते बोली, यार ये पाए वगैरह मेरे बस की नहीं है, मैं तो बस डिग्री की वेज से कॉलेज आती हूँ। वैसे भी मुझे किसी से शादी करके सुकून से जिंदगी जीना चाहती हूँ। कोमल उसके बातों पर उसे सर पर चपत लगते हुई बोली, कभी तो कुछ काम का बोला कर, जब देखो शादी शादी, ना जाने कौन इतना गधा होगा जो तुझसे शादी करेगा। माना तू कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है, मगर तेरी हरकतों की वजह से सब लड़के तुझसे परेशान रहते हैं, जब देखो किसी ना किसी को पिट देती है। अवनी उसकी बात को सुन के अपना मुंह पाउट बना के बोली, यार तुझे तो मेरी है हरकतें खराब लगती है। उन अमीर जादों की अच्छी है क्या? सबके सब बस मेरी खूबसूरती पे मरते हैं और बस मेरे साथ सोना चाहते हैं। राजेश का याद है न, अगर सही वक्त पर मैं वहां से भागी नहीं होती तो आज किसी को मुंह देखने के लायक नहीं रहती, और वैसे भी मुझे इन बंदरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोमल बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पता नहीं कब तुझे किसी से प्यार होगा और मेरा पीछा छूटेगा तुझसे। ये बात सुन के अवनी अपना मुंह फूला कर बोली, आज के बाद मुझसे बात मत करना। उसका फूला मुंह देखकर कोमल की हंसी छूट जाती है। अवनी भी कोमल को देखकर हंसने लगती है। तभी शर्मा सर आ जाते हैं और दोनों शांति से बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। अब आगे दिल्ली में ऋषभ अपने सारे लेक्चर अटेंड करके सीधा घर आ जाता है और पैकिंग करने लगता है। वो ज्यादा कुछ नहीं 2-3 जोड़ी ही कपड़े रखता है, क्योंकि मुंबई के पैलेस में ऑलरेडी उसका सारा सामान है। ऋषभ अपनी पैकिंग खत्म कर अपनी माँ को हक करते हुए हे गालों पर एक किस करके एक स्माइल के साथ कहता है, मोम मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, जब तक मैं आपको डेली फोन करूंगा। गीता जी ठीक है बोलती है, उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। ऋषभ भी ओके बोलकर अपना बैग लेकर घर से निकल जाता है। घर से निकाले ही उसका चेहरा फिर से भावहीन हो जाता है। जो खुशी 2 मिनट पहले उसके फेस पर थी, ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ दूर जाके ऋषभ एक सुनसान रोड पर पहुंचता है, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक BMW उसके सामने आके रुकी। ऋषभ बिना अंदर देखे ही पीछे का डोर ओपन करके बैठे जाता है। ये गाड़ी विवान की थी जो उसे लेने आया था। विवान ने अपनी गाड़ी पैलेस की तरफ घुमा लेता है। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आती है, गाड़ी के आगे और पीछे 10 गाड़ियां का काफिला चलने लगता है, जिसमें ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। ऋषभ गाड़ी में ही अपना मास्क पहन लेता है। कुछ देर बाद वो पैलेस पहुंच गए। एक गार्ड जल्दी से आके पीछे का डोर खोलता है। ऋषभ अपना बैग लेकर बिना किसी को देखे अपने पैलेस के रूम में चला गया। इस वक्त भी उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। दरअसल ऋषभ सिर्फ अपनी फैमिली के सामने ही हंसता और बोलता था, बाकी वक्त उसका फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, और यही कारण था कि सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि जो जितना शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। थोड़ी देर में ऋषभ एक 3 पीस गरे कलर का हैंडमेड सूट पहनकर चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाकर नीचे आता है। उसने आज उसकी फेवरेट वॉच जो कि 30 करोड़ की है वो पहन रखी थी। उसकी वॉच इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि जिन्होंने इसे डिजाइन किया है वो वर्ल्ड के सबसे फेमस डिजाइनर थे, और ये वॉच उनकी लास्ट डिजाइन थी जो कि उन्होंने खास ऋषभ के लिए डिजाइन की थी उसे गिफ्ट करने के लिए। पर ये एक कपल वॉच थी जो कि 2 वॉच का सेट था। पर ऋषभ को ये बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने वो वॉच एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन कभी पहनी नहीं थी। पर आज ऋषभ का मन इस वॉच को पहनने का बहुत कर रहा था, इसलिए उसने इसे पहन ली। सब लोग बस एक टक उसे ही देख रहे थे। विवान उसके पास आके धीरे से एक आंख दबाकर कहता है, भाई आज तो पक्का तू आग लाने वाला है। उसके बाद पर ऋषभ कुछ रिएक्ट नहीं करता और बाहर की तरफ चला जाता है। उसके पीछे पीछे ऋषभ भी बाहर आ जाता है। फिर दोनों अपने चॉपर में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। चॉपर सीधा उनके प्राइवेट प्लेन के साइड में ही लैंड करता ही दोनों चॉपर से उतरकर प्लेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ करता है। उसके साथ 3 प्राइवेट प्लेन और टेक ऑफ करते हैं। इसमें ऋषभ के 400 सीक्रेट बॉडीगार्ड थे। ये बॉडीगार्ड ऋषभ को सेक्रेटली प्रोटेक्ट करते थे। सबके सामने ये नॉर्मल गेटअप में ही रहते हैं, पर जैसे ही ऋषभ पर कोई खतरा होता है ये एक्स में आ जाते और ऋषभ को प्रोटेक्ट करते। प्लेन एक फुल पैसेंजर टाइप प्लेन था, पर यह अंदर से किसी होटल से कम नहीं था। इसके अंदर बार थिएटर, डिनर एरिया और प्राइवेट रूम भी थे जो कि किसी होटल के रूम से कम नहीं थे। ऋषभ का एक पर्सनल स्पेस है जहां सिर्फ उसके ही प्लेन चल सकते हैं। ऋषभ के 16 प्राइवेट प्लेन है, जिसमें से 4 उसके बॉडीगार्ड के लिए, बाकी सारे प्लेन अलग अलग कंट्री में रहते हैं। इमरजेंसी के लिए वो सिर्फ अपने पास 2 ही प्लेन रखता है जो हमेशा रेडी रहते हैं ऋषभ को ले जाने के लिए। ऋषभ के साथ ऋषभ के दास सबसे खास और भरोसेमंद बॉडीगार्ड भी प्लेन में थे, जो कि उसके साथ हमेशा रहते थे। सारे बॉडीगार्ड हर सिचुएशन में सर्वाइव करना जानते थे और सब ऋषभ के सारे काम भी संभालते थे। ऋषभ कभी भी कोई भी मीटिंग खुद नहीं अटेंड करता है, हमेशा या तो उसके बॉडीडेबल अटेंड करते या उसके ये 10 बॉडीगार्ड में से कोई। ऋषभ के बॉडीडेबल पूरी तरह से ऋषभ जैसे ही दिखते थे, बस सबके फेस अलग थे। वो हमेशा मास्क लगा के ही मीटिंग करते थे।
ऋषभ अपने बॉडीडेबल इसलिए यूज करता है क्योंकि उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है, इसलिए वो हमेशा दूर बैठकर मीटिंग को लाइव देखकर अपने बॉडीडेबल को इंस्ट्रक्शन देता है और वो वैसा वैसा बोल देते हैं। रात का वक्त ऋषभ अपने प्लेन से बाहर निकलता है। वहां पर पहले से है उसके सारे बॉडीगार्ड वहां लाइन से खड़े थे और आसपास नजर रखे हुए थे। ऋषभ सीधा प्लेन से उतर कर एक बुलेट प्रूफ बेंटले में बैठता है, उसके साथ उसका पीए विवान भी उसके साथ बैठता है। वो सब अपने पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे सबने ऋषभ की कार देखी, सब अपने आप अपनी कार साइड कर लेते हैं और जाने का रास्ता देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋषभ को ट्रैफिक से सख्त नफरत है। ये बात सब जानते हैं। ऋषभ की कार का काफिला सबसे अलग ही दिखता है क्योंकि उनकी कार पर नो प्लेट की जगह सिर्फ आरके का लोगो बना होता है। रास्ते में विवान ऋषभ को डील के बारे में बताता है और लगातार कुछ दिन होने वाली मीटिंग के बारे में बताता है। ऋषभ सब ध्यान से सुनता है और चुपचाप सीट पर टेक लेकर आराम करने लगता है। अब आगे आज ऋषभ को भी कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था, जैसे कोई अपना मिलने की खुशी हो। कुछ देर बाद सब पैलेस पहुंच जाते हैं जो कि मुंबई के जुहू पर था। ऋषभ कार से उतारकर सीधा लिफ्ट से ऊपर अपने रूम में चला गया और शॉवर लेकर अपने स्टडी रूम में जाके अपना काम करने लगा। ही दूसरी तरफ अवनी अपने सारे लेक्चर अटेंड कर वापस घर आती है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाके फ्रेश होके अपना डिनर ऑर्डर कर देती है। आज वो बहुत ज्यादा थक गई थी। आज उसे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला है, इसलिए उसने डिनर नहीं बनाया। कुछ देर बाद अपना डिनर करके अपने रूम में सोने चली गई। अलगी सुबह कुंद्रा पैलेस। ऋषभ अपने रोजाना की तरह जल्दी उठकर जिम चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो वापस अपने रूम में आया और फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होके नीचे हाल में आ गया। वहाँ विवान पहले से है रेडी होके बैठा था। विवान ऋषभ को गुड मॉर्निंग विश करता है। ऋषभ भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। विवान शॉक्ड होके उसे ही देख रहा था क्योंकि ये पहली बार है कि ऋषभ ने उसे मॉर्निंग विश किया हो। ऋषभ की आवाज से विवान अपने होश में आया। ऋषभ का आज का शेला समझाने लगा। फिर दोनों जाके डिनिंग टेबल पर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज ऋषभ की बहुत है इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, इसलिए आज वो खुद ही मीटिंग अटेंड करने वाला था क्योंकि आज उनकी मीटिंग दुनिया के सबसे बड़े बिल्डर हीरालाल वालिया से होने वाली थी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष होगी। ऋषभ इन्हें अपना आदर्श भी मानता था क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने दम पर वालिया ग्रुप को बनाया था। इनकी भी जीवन कुछ हद तक ऋषभ से ही मिलता जुलता था। ऋषभ घर से निकलकर सीधा मीटिंग के प्लेस पर पहुंचता है। ये मुंबई का सबसे बड़ा होटल था, मॉर्निंग स्टार। ये होटल भी ऋषभ का ही है। जिस फ्लोर पर मीटिंग होने वाली है उस फ्लोर को पहले ही विवान ने खाली करा दिया था। वहां सिर्फ ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। ऋषभ विवान को स्ट्रिक्टली समझता है, मीटिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। विवान बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगता है। ऋषभ एक रूम में जाके रेडी होने लगता है क्योंकि आज वो मिस्टर वालिया से विवान का असिस्टेंट बनके मिलने वाला है। मुंबई ठाणे अवनी रोजाना की तरह आज भी लेट उठी। उसने उठकर वक्त देखा तो घड़ी में 9 बज रहे थे। आज अवनी कॉल्स नहीं था, इसलिए वो आराम से उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बना के उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर रूम जाके अपने लैपटॉप में काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। अवनी ने नाम देखा और फटाफट फोन उठा लिए। उधर से कुछ बोला गाय। अवनी ने ओक बोल के फोन काट दिया और रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो सिंपल सा ब्लैक गाउन पहनकर घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो भी उसे होटल के सामने खड़ी थी। सब उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। अवनी इस सिंपल ड्रेस में भी कयामत ढा रही थी। वो सबको इग्नोर करके सीधा रूम 309 में जा पहुंची, जहां उसकी टीम उसका ही वेट कर रही थी। अवनी जाके गेट नॉक करती है। अंदर से कोमल गेट खोलती है। अब आप सोच रहे होंगे कोमल कैसे? कोमल अवनी की बचपन की दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहती है। कोमल को उसके बारे में सब पता है और कोमल भी उनकी टीम की ही मेंबर है। अवनी सीधा अंदर चली जाती है। इस वक्त उसके फेस बिल्कुल शांत था। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। जो अवनी हमेशा हंसती खेलती रहती थी उससे बिल्कुल ही अलग अवनी लाग रही थी। अवनी आके सबके सामने बैठे जाती है। सब उसे गिरीट करते हैं। अवनी सबको देखकर बोलना शुरू करती है कि आज कुछ भी करके डेट के कागो को इंडिया आने से रोकना है। रोहित की तरफ इशारा करके कहती, तुम अभी की अभी उस टापू के लिए निकल जाओ और वहां अपने सारे आदमी लगा दो। जैसे ही शिप वहां आए शिप को बॉम्ब से उड़ा देना। और सबकी तरफ देखकर कहती है, आज का इंचार्ज रोहित है, तुम सब इसके ऑर्डर फॉलो करोगे। सब ने एस बॉस बोल के सर झुका लिया। दूसरी तरफ रूम 220 में ऋषभ एक 3-पीस सूट पहनकर बाहर निकला और विवान के साथ अपने होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया, जहां रूम में मिस्टर वालिया पहले ही मौजूद थे। दरवाजे की आवाज सुनके वालिया जी भी चेयर से खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही ऋषभ को देखा उनकी आंखों में चमक आ गई। विवान ने वालिया जी से हाथ मिलाया और ऋषभ के बारे में बोला, सर ये मेरा असिस्टेंट रुद्र सिंह है और आज आपके साथ यही डील करेंगे। हम माफी चाहेंगे, आज सर को बहुत ही जरूरी काम से इंडिया से बाहर जाना पड़ा। वालिया जी ऋषभ से हाथ मिलिया और कहा, अरे कोई बात नहीं,
प्लीज टेक योर सीट बोल के सबको बैठने का इशारा किया। इस वक्त रूम में सिर्फ मिस्टर वालिया, ऋषभ, विवान और उसके 10 खास बॉडीगार्ड थे। ऋषभ ने डील के बारे में समझना शुरू किया। ऋषभ बहुत है कॉन्फिडेंस होके एक एक टर्म समझा रहा था, जिसे मिस्टर वालिया भी बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे। उनकी नजर ऋषभ पर ही थी। सब समझाने के बाद ऋषभ वालिया के सामने रखी चेयर पर बैठकर वालिया जी से बोला, सर तो आपको हमारी इस डील से कम 1500 करोड़ का फायदा होगा। हमारी कंपनी इसका पूरा ध्यान रखेगी कि प्रोजेक्ट में यूज होने वाला सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। वालिया जी ने थोड़ा सोचा और हाथ आगे बढ़ाकर ऋषभ से हाथ मिलते हुए कहा, डील डन मिस्टर कुंद्रा। नोट ऋषभ को सब बस आरके के नाम से जानते थे। सबको बस के का मतलब ही पता था, किसी को भी आर का मतलब नहीं पता चला आज तक, बस कुछ लोगों को छोड़कर। जहां सब इस बात से खुश थे, डील डन सुन के वही आखिरी बात सुन के सब सॉकर्ड हो गए। ऋषभ के हाथ जम से गए। वो भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मर वालिया जी को ही देख रहा था। अब आगे जिनके फेस पर एक स्माइल थी। विवान होश में आया और हकलाते हुए कहा, सर आप गलत समझ रहे हैं, ये तो रुद्र सिंह है, मेरा असिस्टेंट। वालिया जी ने विवान की तरफ देखा और जोर से हंस दिए और बोला, बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो, मैंने इस आंखों से दुनिया देखी है, मुझे इन आंखों पर पूरा भरोसा है कि ये है एमआर कुंद्रा है। अब ऋषभ भी समझ चुका था, मिस्टर वालिया से सच नहीं छुपा सकते। ऋषभ ने भी मिस्टर वालिया से कहा, मानना पड़ेगा गा मिस्टर वालिया, आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया और अपने एक ही मीटिंग में पहचान लिए। मिस्टर वालिया ने कहा, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप कुछ अलग हो, आपका ऑरा किसी असिस्टेंट का था है नहीं, और जब अपने पहले हाथ नहीं मिला तभी मुझे कुछ शक होने लगा। फिर जब आपकी प्रेजेंटेशन देखी तो मेरा शक और बढ़ गया कि आप पक्का कोई और है जो आप दिखाना नहीं चाहते। फिर मैंने आपको लास्ट में जब आपको कुंद्रा बोल तो मुझे सबकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप है मिस्टर कुंद्रा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने खुद आए, वरना आपकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है। ऋषभ ने भी एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी। कुछ देर और बात करके ऋषभ खड़ा हुआ और वालिया जी से हाथ मिलते हुए बोल, सो मिस्टर वालिया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पर एक बात, आप ये बात किसी को नहीं बता सकते कि आपने मुझे देखा है, वरना आप जानते हैं क्या हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिस्टर वालिया भी घबराते हुए हाथ मिलाया के ओक मिस्टर कुंद्रा, जैसा आप चाहे। ऋषभ वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। इस वक्त उसके साथ विवान है था। बाकी बॉडीगार्ड ऋषभ के डिस्टेंस बना के चल रहे थे, किसी को पता ना चले ये ऋषभ कुंद्रा है। ऋषभ लिफ्ट में जाता है, तभी विवान का कॉल आता है। वो लिफ्ट में एक साइड होके कॉल पर बात करने लगा, वही ऋषभ भी अपने फोन में कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद लिफ्ट का गेट ओपन होता है। वो बिना देखे ही कौन सा फ्लो है लिफ्ट से उतर जाता और सीधे चलने लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। एक आवाज के साथ वो किसी के ऊपर गिर जाता है। ऋषभ एक टक उसकी नीली आंखों को देख रहा था और कहीं खो गया था। वही दूसरी तरफ अवनी भी उसकी आंखों में की खो गई थी, उसे एक टक देख रही थी। असल में अवनी भी अपनी टीम से मीटिंग करके बाहर जा रही थी। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी उसकी टक्कर ऋषभ से हो जाती है। दूसरी तरफ आवाज सुन के विवान अपना फोन रखकर दौड़कर ऋषभ के पास आता है तो देखता है ऋषभ किसी लड़की के ऊपर गिरा है और एक टक उसे देख रहा है। विवान अपना गला साफ करने की आवाज करता है। आवाज सुन के अवनी और ऋषभ दोनों होश में आते हैं। ऋषभ जल्दी से खड़ा होता है और अवनी को उठने में मदद करता है। अवनी खड़ी होकर ऋषभ को थैंक यू बोलती है। ऋषभ उसे मान करते हुए बोला, अरे मेरी वजह से आप गिर गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। अवनी भी उसे मान करते हुए कहती है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने फोन में इतना बिजी हो गई थी कि आपको देख ही नहीं पाए। ऋषभ कहता है, चलो कोई बात नहीं। ऋषभ अपना हाथ आगे करके बोलता है, मेरा नाम ऋषभ कुंद्रा है। अवनी भी हाथ मिलते हुए बोलती है, मैं अवनी। ऋषभ अवनी को उसका फोन उठा के देता है। अवनी अपना फोन लेती है, ऋषभ को थैंक्स बोल के वहां से चली जाती है। वही ऋषभ की बात सुनकर और हरकतें देखकर विवान एकदम सोकर खड़ा था। उसने तो जैसे भूत देख लिया हो। उसका दोस्त जिसने लड़ियों को आज तक देखता भी नहीं था, वो आज किसी से सामने से बात कर रहा है। वो भी स्माइल के साथ विवान होश में आता है और देखता है विवान अभी भी उसी तरफ देख रहा है जहां से अवनी गई है। विवान अपना हाथ ऋषभ के सर पर रख के टेम्परेचर चेक करता है। मन में ही बुदबुदाता है, बुखार तो नहीं है। ऋषभ अभी भी अवनी के ख्यालों में खोया हुआ था। विवान जब देखता है ऋषभ अभी भी होश में नहीं है, वो ऋषभ के कान में धीरे से बोलता है, पसंद आ गई क्या? ऋषभ हाँ में सिर हिला देता है। विवान ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ऋषभ आवाज सुन के होश में आता है और कहता है, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था बोल के वो चुप हो जाता है। फिर अचानक से ऋषभ स्टिरिकेट मोड में आके कहता है, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक मेरे रूम में चाहिए। विवान ऋषभ का बदलता व्यवहार देखकर एकदम चुप हो जाता है और कहता है, हो जाएगा बॉस। ऋषभ वहां से निकल के अपने सीक्रेट लिफ्ट से ऑफिस आ जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि ऋषभ आज ऑफिस आया है। वो कल ऑफिस आने वाला था। ऋषभ का ऑफिस हर कंट्री से साथ इंडिया के हर स्टेट में था।
ऋषभ ऑफिस में आके भी बार बार अवनी का चेहरा ही याद आ रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, कुछ तो है बात तुम में जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सा है जो माने आज पहली बार किसी लड़की की आंखों में देखा है। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपने ख्यालों को झटका कर अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ अवनी भी होटल से निकलकर टैक्सी लेती है और अपने अपार्टमेंट की तरफ चल देती है। वो भी इस वक्त ऋषभ के बारे में ही सोच रही थी। वो मन ही मन में बोलती है उसे कि वो आंखें कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसकी आंखों में जो कशिश थी वो बहुत ही अपना सा फील करा रहा थी। अब आगे तब तक गाड़ी का ब्रेक लगता है। अवनी ख्यालों से बाहर आती है तो देखती है अपार्टमेंट पहुंच चुकी है। वो गाड़ी से उतरती है, ड्राइवर को पैसे देके अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अपार्टमेंट में आते आते शाम हो चुकी थी। वो सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। 10 मिनट बाद वो किचन में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने खाना खाया और अपने रूम में जाके अपने लैपटॉप में कुछ करने लगी। कुंद्रा पैलेस। ऋषभ शाम को अपने पैलेस आता है। अभी भी उसे अवनी का ही चेहरा याद आ रहा था। वो सीधा अपने रूम में जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकलकर क्लोजेट रूम में जाके लोवर और टी शर्ट पहने कर बाहर आता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। ऋषभ कमिंग कहता है। विवान अपने हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आता है और ऋषभ के सामने जाकर बताना शुरू किया, भाई तुमने जिस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने को दी थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। वो फाइल ऋषभ को देते हुए बोलता है, उनका नाम अवनी है। मिस अवनी 21 साल की है। अभी वो मुंबई यूनिवर्सिटी बीएड के 3rd ईयर की स्टूडेंट है। वो पिछले 3 सालों से मुंबई में रह रही है। इस वक्त वो ठाणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। अवनी के पेरेंट्स नहीं है, उसकी बस एक दोस्त है कोमल जो हमेशा साथ रहती है। पर एक बात समझ नहीं आ रही। इतना बोल के वो चुप हो जाता है। ऋषभ सब ध्यान से सुन रहा था। ऋषभ उसकी आंखों के सवालों को समझते हुआ, पर क्या? विवान आगे कहता है, समझ नहीं आ रहा। विवान थोड़ा गंभीर भाव से बोला, उनके 3 साल की डिटेल तो है पर उसके पहले वो कहाँ रहती थी, कहाँ से आए है, क्या करती थी, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। एक और अजीब बात है, हम सिर्फ उतना ही जान पाए जितना डिटेल उन्होंने आपने सोशल मीडिया पे खुद शेयर की है। उनकी इन्फॉर्मेशन ऐसे हाइड की हुई है कि कोई बड़ा से बड़ा हैकर भी पता ना लगा पाए। इसके अलावा उनके फोन और लैपटॉप में इतनी हाईटेक फायरवॉल है कि हमारे सीक्रेट सिस्टम के लोग भी उसे हैक नहीं कर पाए। एक नॉर्मल लड़की की इतनी हाईटेक सिक्योरिटी होना थोड़ा अजीब है। विवान आगे कहता है, ये पहली बार है कि हमें किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। सीक्रेट सिस्टम ऋषभ का एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ ऋषभ के एक इशारे पर इंटरनेट वर्ल्ड में तबाही ला सकते। इसके अंदर दुनिया के सारे बेहतरीन हैकर काम करते हैं जो सिर्फ ऋषभ का ही ऑर्डर मानते हैं। लेकिन इस सिस्टम के बारे में सिर्फ ऋषभ और विवान ही जानते हैं। दुनिया इस सिस्टम से अनजान है। वही इस सिस्टम के हमेशा एक ही राइवल रहा है जो कि क्वीन ऑफ डार्क है। इसे देखा किसी ने नहीं है पर यह दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। इसकी हैकिंग स्किल्स इतनी कमाल की है कि ऋषभ का पूरा सीक्रेट सिस्टम भी इससे मुकाबला नहीं कर पाता। ऋषभ हमेशा से इसे अपने सीक्रेट सिस्टम में शामिल करना चाहता था पर कभी कर नहीं पाया। ऋषभ सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फिर अचानक से वो एक विन का ग्लास लेकर विंडो पे जाके शिप लेने लगा और मन ही मन में बोल, आखिर मिल ही गई तुम। मैंने ना जाने कितनी बार तुमसे मिलने की कोशिश की मगर हर बार तुम हर बार मान कर देती थी। विवान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सीक्रेट सिस्टम किसी का भी डाटा आसानी से हैक कर सकता है। सिवाय क्वीन ऑफ डार्क का डाटा उसे आज तक कोई हैक नहीं कर पाया। ऋषभ ये सब सोच ही रहा था। तभी विवान की आवाज आई, ऋषु कहीं ये वही तो नहीं? ऋषभ उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए बोला, हाँ ये वही है जिसे हम इतने सालों से मिलना चाहते हैं। ऋषभ की बात सुनकर विवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ऋषभ की तरफ बिना देखते हुए विवान बोल, बट ऋषु वो तो बहुत छोटी है, इतने बड़े बड़े काम वो कैसे कर सकती है? उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी, वो ये नहीं हो सकती। विवान ये सब बिना ऋषभ को देखे बोल रहा था। थोड़ी देर तक जब ऋषभ की ओर से कोई आवाज नहीं आई तब विवान ने ऋषभ की फेस पर देखा जो उसे खा जाने वाली नजर से घूर रहा था। विवान ने उसके देखकर थूक घटकते हुआ बोल, ऋषु तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ऋषभ ने उसे दांत पिसते हुए बोल, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में और तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके चेहरे को देखने की? आगे से तूने उसे देखा भी तो तेरी आंखें निकालकर चिलकौओं को खिला दोगे। ऋषभ की ऐसी जानलेवा धमकी सुन के विवान डर गया और घेरे से बोल, सॉरी भाई अब नहीं देखूंगा, तू इतना गुस्सा मत हो। विवान की सॉरी सुन के ऋषभ शांत हुआ। विवान से बोला, मेरा और अपना एडमिशन उसके कॉलेज में उसके क्लास में कराओ। विवान तो उसकी बात सुन के हैरानी से उसे देखता है और मन में कहता है, ये क्या सोच रहा है, करना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। विवान ऋषभ को ठीक है बोल के वहां से चला जाता है। ऋषभ फिर से बाहर की तरफ मुड़ के अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल के मन में बोला, मिस अवनी अब तो जानना ही पड़ेगा आखिर आप है कौन। अब आगे दूसरी तरफ यूएसए एक बड़े से महल जैसे पैलेस के हाल में एक आदमी सोफे पर बैठकर न्यूज पढ़ रहा था।
उसके सामने 25 to 30 आदमी सिर झुका के खड़े थे। तभी उन सबका बॉस डरते हुए आगे आया। घुटनों ने बल बैठकर सिर झुकाकर लड़खड़ती आवाज में बोला, बॉस मिस प्रिंसेस का अभी तक हम कोई पता नहीं चला। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और नीचे बैठा आदमी लेट चुका था। उसके सिर से खून निकल रहा है। जब सबने गोली की आवाज सुनी तब सामने उस तरफ देखा तो देखा कर डर के मारे सबकी पेंट गीली हो गई थी। सामने बैठा आदमी की आंखें एकदम सुर्ख लाल थी, जिसमें सिर्फ गुस्सा भार हुआ था। उस आदमी में दांत पिसते हुए कहा, तुम सबको एक काम दिया था जिसे तुम लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाए। 3 साल से मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है। तुम लोग रोज यही खबर सुनते हो, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त। उनकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने आप को सहलते हुए रोबदार आवाज में बोला, 2 महीने हैं तुम सबके पास, अगर मेरी बेटी मेरी सामने नहीं हुई तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का नमो निशान मिट चुका होगा इस दुनिया से। ये बोल के सबको जाने का इशारा करता है। सब इशारा समझकर ऐसे 9, 2, 1, 1 होते हैं जैसे वह कोई था ही नहीं। अगली शुभ रोजाना की तरह ऋषभ सुबह जल्दी उठ के जिम चला जाता। जिम से आके वो सीधा वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आता है। नीचे विवान पहले ही उसका वेट कर रहा था। जूतों की आवाज सुन के विवान उस आवाज की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हूँ। आज ऋतव ने ब्लू जीन्स से साथ व्हाइट टी शर्ट के अपर ब्लू डेनियम डाली थी, आंखों पे ब्लू शेड्स, जो कि उसके लुक में 4 चांद लगा रहा है। ऋषभ इस लुक में काफी हैंडसम लग रहा था। एक पल के विवान की आंखें बस रुक सी जाती है। कुछ देर में विवान होश में आता है सीधा ऋषभ के पास जाके गले लगते हुए कहता है, यार ऋषु क्या बात है यार, तुझे मैंने तो कभी ऐसे कपड़ों में दिखा है यार, आज तो पूरा कॉलेज बस तुझे ही देखने वाला है। इतना कहकर वो ऋषभ से दूर होता है। ऋषभ उसे कोई जवाब नहीं देता और डिनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और अपनी मिडिल में लगी किंग चेयर खींचकर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। विवान मुंह बनते हुए मन में कहता है, मैंने इतनी तारीफ की पर एक बार भी बात तक नहीं की और उस लड़की से कैसे हंस हंस के बातें कर रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एक जोरदार आवाज आई। ऋषभ बोला, ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? उसकी आवाज सुन के विवान होश में आया और दौड़ के ऋषभ के बगल वाली चेयर खींचकर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गए। मुंबई ठाणे अवनी का अपार्टमेंट। अवनी अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसका अलार्म बजा। वो आंखें बंद करे ही अपने हाथों से अलार्म बंद करने की कोशिश करने लगी। जब वो अलार्म बंद नहीं कर पाई तो अलार्म क्लॉक को उठा के पटक दिया, जिससे अलार्म क्लॉक क्या पूरी क्लॉक ही बंद हो गई। अवनी को जैसे ही किसी चीज की टूटने की आवाज आई, उसने अपनी आंखें खोल ली और नाचे देखा तो अलार्म के इतने टुकड़े हुए थे कि मानो उस पे एटम बम गिरा हो। अवनी क्लॉक को देखकर सर पकड़ बोली, लो एक और तोड़ दी, ये तो 15वीं थी, अब फिर से नई खरीदनी पड़गी। तभी उसकी नजर वाला क्लॉक पे गई जहां 8:30 हो रहे थे। टाइम देखते ही अवनी एकदम तेजी से उठी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होके बाहर आई और अपना कॉलेज बैग लेके कॉलेज की तरफ निकल गई। उधर मुंबई यूनिवर्सिटी में विवान और ऋषभ का कॉलेज आने वाला था। उनके आगे पीछे जो ऋषभ के खास 10 बॉडीगार्ड की गाड़ियां थी वो गेट से ही दूसरी तरफ चली गई। विवान अपनी बुगैटी बड़ी तेज आवाज के साथ कॉलेज गेट में इंटर करता है। बुगैटी की आवाज सुनी के कॉलेज से सारे स्टूडेंट, वॉचमैन और टीचर उस तरफ देखने लगते हैं। तभी विवान अपनी कार को साइड में रोकता है और गेट खोल के बाहर आता। जैसे ही लड़कियों ने विवान को देख सब की सब आहें भरने लगी और भगवान से मांगने लगी, बस एक बार हमें देख ले तो जिंदगी सफल हो जाए। वही लड़के तो बस कार को ही देखकर दंग थे जो लड़के कार के बारे में जानते थे। उन्हें 1 मिनट में पता चल गया ये लिमिट एडिशन बुगैटी डिवो है। सब ये सोच रहे थे कॉलेज इतना अमीर कौन आ गया, अभी तक किसी ने विवान को फेस नहीं देखा था। पर जैसे ही सबने विवान का फेस देखा सबके सब दंग रह गए, क्योंकि सब विवान को बखूबी जानते हैं। वो कौन है और क्या काम करता है, सब अपनी आंखें फाड़े मन में बुदबुदा रहे थे। इतनी बड़ी हस्ती हमारे कॉलेज में क्या कर रही है, सब ये सोच ही रहे थे कि पैसेंजर साइड का गेट खोल और एक डिसेंट सा हैंडसम लड़का निकाल। ये कोई और नहीं हमारा ऋषभ है। ऋषभ को देखते ही लड़कियां बिना पल के झपके उसे ही देखने लगे। वही हाल लड़कों का भी था, पर वो बस अंदर ही अंदर जल रहे थे, यार इतना हॉट लड़का कैसे हो सकता है। तभी वहां पर दौड़ता हुआ पियून आया और सर झुकाकर दोनों को मॉर्निंग ग्रीट किया, फिर साथ चलने को बोलकर आगे आगे चलने लगा। जैसे जैसे वो चल रहे थे सब उन्हें ही देख रहे हो जैसे फरिश्ता देख लिया हो। विवान तो सबको देखकर सिमल पास कर रहा था, वही ऋषभ अपने फोन में लगा हुआ सबको इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ अवनी गिरते पड़ते कॉलेज पहुंची तो उसे गेट पर ही कोमल मिल गई। अवनी कोमल के पास गई और तेज तेज सांसें लेने लगी वो और बोली, यार तू फोन करके जगा नहीं सकती थी क्या? इस बात पे कोमल मुंह बिगड़ते हुए बोली, मेरी माँ आपका फोन लगना भी तो चाहिए उठाने के लिए। कोमल की बात पे अवनी ने अपना फोन चेक किया जो इस वक्त स्विच ऑफ था। अवनी ने तुरंत है फोन ऑन किया और कोमल की ओर देखकर दांत दिखाकर बोली, सॉरी यार। कोमल अवनी को देखकर स्माइल कर दी और बोली,
चल छोड़ जाने दे, ये सब तुझे पता है। आज कॉलेज में दो बहुत ही हैंडसम लड़के आए हैं। पूरा कॉलेज में सब उसकी एक झलक पाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अवनी उसकी बात पर बोली, तो मैं क्या करूं? कोमल चिढ़ते हुए बोली, अबे तू इतनी सुंदर है, तुझे तो कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, मुझे देख मेरा क्या होगा। पपी फेस बना लिया अवनी उसकी फेस को देखकर खिलखिला के हंस दी और बोली, तो चाहती क्या है? कोमल उससे चिढ़ते हुए बोली, यार चलना, हम भी उन्हें ढूंढते हैं, क्या पता उनमें से कोई मुझे पसंद कर ले। अवनी पहले तो मान करती है, फिर कोमल के बार बार बोल पर अवनी भी रेडी हो जाती है चलने के लिए और दोनों निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब अवनी और कोमल को वो लोग नहीं मिलते तो हार मानक अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि शर्मा सर की क्लास स्टार्ट होने वाली थी और वो लेट पर पहुंचे तो फिर से वो डांट लगाएंगे। दोनों क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद शर्मा सर आते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद डीन उस क्लास में आते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मॉर्निंग विश करते हैं। सब हैरान इसलिए थे क्योंकि डीन कभी भी क्लास में नहीं थे। तभी डीन की आवाज आए, आज आपकी क्लास में दो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए। फिर वो बाहर की तरफ इशारा करते हैं। सब गेट की तरफ देखते हैं। अवनी और कोमल भी गेट को ही देख रही थी। तभी विवान बड़े रोब के साथ अंदर इंटर करता है। डीन सबसे कहता है, आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, पीए ऑफ आर के मिस्टर विवान मेहता। सब विवान को देखकर चौंक जाते हैं। इतनी बड़ी हस्ती हमारे कॉलेज में, और लड़कियों का तो हाल ही बुरा था। वो तो बस ऐसे देख रही थी, बस एक बार विवान उन्हें देख ले उनका जीना सफल हो जाएगा। कोमल तो एक टक विवान को ही देख रही थी और अवनी शोक में थी और मन ही मन सोच रही थी ये यहाँ कैसे। तभी डीन की आवाज फिर से सुनाई दी तो सब होश में आए। डीन बोला, और ये है ऋषभ कुंद्रा, विवान के खास दोस्त। सबने गेट की तरफ देखा तो एक हैंडसम का लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर आ रहा था। सब तो बस उसे देखते रह गए। सब अपने आप में खुसुर फुसुर करने लगे। कोई कह रहा था, यार कितना हॉट है ये कोई, यार इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। वही जब अवनी ने ऋषभ को देखा तो एकदम शॉक्ड हो गई और मन में ही बोल, ये वही है जिससे मैं टकराई थी। इस वक्त वो बस ऋषभ को ही देख रही थी। वही जब ऋषभ ने इधर उधर देखा तो उससे अवनी दिखी जो उसे ही देख रही थी। उसे ऐसा देखता पाके ऋषभ के फेस पर स्माइल आ गई। वही जब अवनी ने उसके फेस पर स्माइल देखी तो वो तो जैसे पागल ही हो गई और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, यार कितना हैंडसम है ये, नजरें ही नहीं हट रही। सब ख्यालों में मस्त थे। तभी डीन की आवाज आए, आज से ये लोग आपके साथ ही पढ़ेंगे, सो प्लीज कोऑपरेट। डीन वहां से चला गया। डीन के जाने के बाद शर्मा सर चापलूसी करते हुए आए और बोले, विवान सर आप कहाँ बैठा चाहेंगे? तो ऋषभ में फट से जवाब दिए, वाह। सबने उस तरफ देखा तो वो अवनी के पीछे की डेस्क थी। शर्मा सिर कुछ बोलने ही वाले थे कि विवान बोल पड़ा, हाँ वहां सही है ऋषभ, मुझे भी वही बैठना है। फिर वो दोनों वहां जाके बैठ गए। ऋषभ ने अवनी को देखकर हेलो कहा तो अवनी ने भी रिप्लाई में हेलो बोल दिया और मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख कोमल उसे हिलाते हुए बोली, तू उसे कैसे जानती है और मुस्कुरा क्यों रही है? जवाब में अवनी ने, बाद में बताओगी। कोमल भी चुप हो गई और शर्मा सर क्लास शुरू करते हैं। वही अवनी तो ऋषभ के पीछे बैठने से अपनी धड़कन काबू करने में लगी थी। उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। वही कोमल बार बार अपनी फोन टेढ़ा करके स्क्रीन में विवान को देख रही थी। जब विवान ने उसे ऐसा करता देखा तो वो थोड़ा सा बैंड हुआ और धीरे से उसके कान में बोला, इतना ही पसंद आ गया हूं तो बोलो साथ ही बैठ जाते हैं। कोमल ने जैसे ही अपने कानों में गर्म सा एहसास हुआ वो तो एकदम जम सी गई, पर विवान की आखिरी बात सुन के तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने वैसे ही पीछे देखा तो विवान मुंह दबा के हंस रहा था। उसे हंसता देख कोमल शर्मा गई। फिर से सीधा देखकर क्लास में फोकस करने लगी। शर्मा सर की क्लास खत्म होते हैं अवनी बड़े एक्साइटमेंट में पीछे मुड़ी और ऋषभ से पूछा, तुम यहाँ कैसे? मतलब तू इस कॉलेज में कैसे? आज तक तो तुम्हें नहीं देखा। इस पर ऋषभ ने अवनी को शांत करते हुए बोला, अरे मेरे डैड की जॉब के वजह से हम दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। दिल्ली में 3rd ईयर का स्टूडेंट था तो विवान की वजह से मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया। ओह तो ये बात है, तो चलो अच्छा तो हम दोस्त बन सकते हैं। अवनी ने अपना हाथ आगे किया। ऋषभ ने फट से हाथ पकड़ के मिलाने लगा। वही ऋषभ का झूठ सुन के विवान के तो होश ही उड़ गए। अवनी की आवाज सुन के वो होश में आया। अवनी ने उससे हाथ मिलाने के लिए बोल रही थी। विवान जैसे ही हाथ मिलाने वाला होता तभी उसे थोड़ा ठंड का एहसास होता तो वो ऋषभ की तरफ देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। विवान की जान हलक में ही अटक गई। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे किया और हेलो बोला। उन सबको बातें करता देख कोमल बोली, मैं भी हूँ यहाँ पर। सब उसकी तरफ देखते हैं। अवनी कोमल को सबसे मिलवाती है, फिर वो कैसे ऋषभ से मिली थी ये भी बताती है। कोमल भी सुन के दोनों से हाथ मिलती है। फिर वो सब कुछ देर बातें करते हैं। पूरी क्लास की लड़कियां तो ऋषभ और विवान को देख रही थी और अवनी और कोमल से जल रही थी। तभी क्लास की सबसे घमंडी लड़की जिसका नाम रोमा था उसने अपनी चमची काजल से बोली, बहुत हो गया इन दोनों का, हर बार सारे लड़के इन्हीं दोनों के पीछे पड़े रहते हैं पर इस बार मैं ऋषभ को नहीं छीनने दूंगी।
इतना बोल के वो एक डेविल स्माइल करती है। वही ऋषभ, विवान, कोमल, अवनी इन सबसे अनजान अपनी ही मस्ती में थे। तभी अवनी ने कहा, यार तुम सबको भूख नहीं लग रही क्या? मुझे तो बहुत लग रही है। तो सबने टाइम देख तो 12 बाज चुके थे। सबसे कहा, हमें भी लग रही है। सब वहां से कैंटीन की तरफ निकल पड़े। उनको जाता देख रोम और उसकी चमची काजल भी उनके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद कैंटीन में ऋषभ, विवान एक साथ बैठे थे। उनके सामने वाली चेयर पर कोमल और अवनी बैठे थे। रोम और काजल भी उनके दो रो छोड़कर ही बैठे थे और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब थोड़ी देर तक रोमा को कुछ नहीं सुनाई दिया तो वो कुछ सोचने लगी। उसने मन में सोच, इस अवनी का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो ऋषभ को भी अपने प्यार के जाल में फांसा लेगी। तभी उसे दिमाग में एक खुराफाती इंडिया आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी फ्रेंड कोमल, जो अब तक उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसकी स्माइल देखकर घबरा गई और रोम को हिलाते हुए बोली, रोम रोम क्या खुराफात सोच रही है? काजल के हिलाने से रोम होश में आई और एक स्माइल के साथ कहा, अरे कुछ नहीं, बस इस अवनी को ठिकाने कैसे लगाऊं वही सोच रही थी। काजल ने कहा, तो कोई इंडिया मिला? असल में काजल घमंडी नहीं थी, पर अवनी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि सारे लड़के हमेशा अवनी के पीछे ही पड़े रहते थे। काजल को कोई देखता तक नहीं था। काजल को ये बात हमेशा चुभती थी। वो भी अवनी को सबक सिखाना चाहती थी। रोम ने काजल को स्माइल के साथ कहा, हाँ मिला है ना, और अपना फोन निकला और किसी को मैसेज करके रख दिया। काजल ने पूछा, क्या इंडिया है? तब रोमा ने बोलना शुरू किया, मैंने आशीष को मैसेज किया है और बोला है अवनी किसी और के साथ गुलछरे उड़ा रही है। अगर विश्वास नहीं है कैंटीन में आके देख लो, अब बाकी का काम हमारा वो खुद कर देगा। रोम की बात सुन दोनों एक दूसरे को हाई फाई देती है और अवनी को देखने लगते हैं। वही जब आशीष रोम का मैसेज देखता है तो उसे पहले गुस्सा आता है, फिर सोचता है मेरे खिलाफ जाके कौन उसके साथ हो सकता है। राजीव, रोनित, कबीर, अमन सब जानते हैं मैं उसे पसंद करता हूँ। बात यह है कि आशीष मुंबई की राजन फैमिली का उत्तराधिकार था और राजन फैमिली मुंबई की जानी मानी फैमिली थी। उनका दबदबा गवर्नमेंट से लेकर अंडरवर्ल्ड तक चलता था, इसलिए पूरे कॉलेज में आशीष के खिलाफ जाने की कुछ ही लोग थे जो जा सकते हैं और वो सब आशीष के दोस्त थे। आशीष अपने दिमाग से सारी बातों को साइड करता है, फिर सोचता है एक बार देखने में क्या हर्जी थी, और वो वहां से कैंटीन की तरफ चला जाता है। उसके साथ उसके 3 दोस्त और 2 बॉडीगार्ड भी थे। कैंटीन में ऋषभ, विवान, कोमल, अवनी इन सब से अनजान बातें करने में मगन थे। तभी विवान का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी देख और सबको एक्सक्यूज बोल के साइड चला गया और बात करने लगा। उसके जाने के बाद सब बातें कर ही रहे थे कि ऋषभ की आंखों में कुछ चला गया। अवनी से बोला, मेरी आंखों में कुछ चला गया है, इसे फूंक मार के निकाल दो प्लीज। अवनी ऋषभ की आंखें देखती है जो इस वक्त कुछ जाने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो फटाफट ऋषभ के पास जाके उसकी आंखें खोलकर फूंक मारने लगती है कि तभी आगे आशीष भी उसी कैंटीन में आता है और उसकी नजर अवनी पे जाती है। वो जिस पोजीशन में थी देखने में यस लग रहा था वो किसी को किसी कर रही है। आशीष ये देखकर आग बबूला हो गया और अपनी तेज कदमों से अवनी की तरफ बढ़ गया। उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खिंचकर साइड करता है और दांत पिसते कहता है, मुझसे तो तुम सही से बात भी नहीं करती और इसे किस कर रही हो, वो भी सबके सामने। वही जब काजल और रोम में आशीष को देखा तो मन ही मन में कहा, अब आएगा ना मजा। अवनी पहले तो ऐसे खींचे जाने से समझ नहीं पाई क्या हुआ है, पर जैसे ही उसने आशीष को देखा और उसकी बातें सुनी तो उसे भी गुस्सा से अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से में ही कहा, तुमने मुझे छूने की हिम्मत किसे हुई और तुम हो कौन जिसे मैं प्यार से बात करूं? मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो रोकने वाले? आशीष उसे गुस्से में देखकर डर गया पर बाहर से जाहिर नहीं होने दिया। उसने भी उससे गुस्से से कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मेरा हक है तुमसे ये पूछने का। अवनी जब आशीष की ये बात सुनती तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है और एक थप्पड़ आशीष को जड़ देती है और गुस्से में बोलती है, क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो, दिमाग तो सही जगह है ना? मैं कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, मैंने तो तुम्हें कभी हाँ नहीं बोला। अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के होंगे तब भी मैं तुमको हाँ ना बोलूं, प्लेबॉय कहीं के। उसकी इतनी हिम्मत देखकर कैंटीन में सबके सब दंग रह गए। वही रोम और काजल की तो सिटी पिटी गुल हो गई। उन्होंने मन में सोचा, वो इतने बड़े एम्पायर के उत्तराधिकारी को ऐसे पिट सकती है तो उनका क्या होगा। आशीष को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उसके गार्ड ने जब आशीष को थप्पड़ पड़ते देखा तो वो डर गए और दौड़कर अवनी के पास जाने लगे तो आशीष ने उन्हें हाथ का इशारा करके रोक दिया। आशीष का इशारा देख दोनों गार्ड रुक गई। आशीष जो अवनी के थप्पड़ के वजह से उसकी चेहरा दूसरी तरफ हो गया था, वो फिर से अवनी की तरफ अपना फेस किया और गुस्से से अवनी से बोला, तुमने इस फटीचर लड़के के वजह से मुझे थप्पड़ मारा। वो इतना बोल के ऋषभ की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर जैसे ही वो ऋषभ का फेस देखता है देखता ही रह जाता है। असल में आशीष ने अभी तक ऋषभ को नहीं देखा था, ना ही वो जानता था विवान उसका दोस्त है।
आशीष उसका फेस देखकर नकली हंसी हंसते हुए अवनी की तरफ देखकर बोला, अच्छा अब समझ आया तुम इसके इतना क्लोज क्यों जा रही हो, ये इतना हैंडसम जो है स्लट कहीं की। ऋषभ जो इतनी देर से देख और सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था, जब उसने लास्ट वाली लाइन सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। उसने पलक झपकते ही आशीष को एक जोरदार पंच मार, जिससे आशीष 10 मीटर दूर जाके गिरा। सब ये देख हैरान थे कि एक पंच से कोई इतनी दूर कैसे गिर सकता है। वही अवनी आशीष की बात सुनकर वो भी आशीष को मरने ही जा रही थी कि ऋषभ के मूव को देखकर दंग रह गई। आशीष को ऐसा पिटता देख उसके दोस्त और बॉडीगार्ड ऋषभ को पिटने आगे बढ़ते हैं। दोनों बॉडीगार्ड दौड़कर ऋषभ के पास आ ही रहे थे कि ऋषभ ने अपना एक टांग घूमकर एक बॉडीगार्ड के गर्दन पर जोरदार वार कर दी, जैसे वो गार्ड तुरंत ही ढेर हो गया। उसका ये मूव देख तो दूसरा बॉडीगार्ड डर पैंट गीली हो गई ही। जब अवनी ऋषभ का ये मूव देखती तो दंग रह गई, क्योंकि ये कोई आम मूव नहीं था। ये मूव सिर्फ एक हाई लेवल के फाइटर ही कर सकते हैं। आशीष जब ऋषभ का मूव देखता है तो उसकी जन हलक में अटक गई। ऋषभ आशीष की तरफ मुड़ा और उसका कॉलर पकड़ के उठाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुए अवनी को ये बोलने की। वो आशीष को पकड़कर एक और पंच मरने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज से ऋषभ रुक गया। ऋषभ ने पीछे देखा जहां विवान उसे रुकने का इशारा कर रहा था। उसका इशारा समझकर ऋषभ अपने आप को संत करने लगा, क्योंकि वो जानता है अगर उसे ज्यादा गुस्सा आया तो उसकी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। असल में विवान बात करके जब वापस आया तो उसने कैंटीन में बहुत भीड़ देखी। वो भीड़ को धकेलते हुए अंदर देख तो ऋषभ आशीष को मरने ही जा रहा था। विवान जानता है आशीष के पापा कौन है। अगर आशीष को कुछ हुआ तो उसके पापा ऋषभ की फैमिली के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए उसने फटाफट ऋषभ को रोका। वही जब आशीष ने विवान को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो फट से ऋषभ से छुटकर विवान के पास गया और अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोल, विवान सर ये लड़का मुझे मार रहा है, मुझे बचा लो। विवान ने उसको शांत करते हुए बोला, हुआ क्या है जो ऋषु तुम्हें मार रहा है। तो आशीष विवान को सब बता देता है। आशीष की बात सुनके विवान को तो 440 वोल्ट का झटका लगा। वो मन में ही कहता है, अवनी का ये बॉयफ्रेंड है, पर मुझे कैसे नहीं पता चला। और लास्ट वाली बात सोचता है, ऋषभ अवनी को किस कैसे कर सकता है, अभी तो आज ही वो मिला है। तभी विवान को का टेम्परेचर में ठंड का एहसास हुए। विवान ने जब नजरों उठाकर देखी तो वो ऋषभ की तरफ देखता है, जो बहुत गुस्से में था। उसे ऐसा देख अंदर तक डर जाता है और हड़बड़ा कर अवनी को देखकर पूछता है, अवनी क्या आशीष सही कह रहा है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और ऋषभ ने तुम्हें किस किया। अवनी झल्ला के बोलती है, मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं, ये मेरे पीछे लगा रहता है और मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। और रही बात किस करने की, तो वो मैंने किया है, इसे जो करना है कर ले। अवनी की बात सुनकर ऋषभ, विवान और कोमल की तो आंखें बाहर आने को थी। विवान आशीष की तरफ पलटकर उसे धमकाते हुए कहा, अगर आज से तुम अवनी या ऋषभ पास भी दिखे तो तुम्हारा वो असर करोगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू से। आशीष विवान की बात सुनके अपना थूक घटक कर ओके सर बोल के तेजी से भाग गया। उसके पीछे उसके दोस्त भी भाग गए। विवान सबको एक कोल्ड लुक देता, जिससे सब डर के अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। थोड़ी देर में फिर से वह सब पहले जैसा हो गया। ऋषभ, विवान, अवनी, कोमल सब फिर से अपनी टेबल पर बैठे जाते हैं। अवनी ऋषभ को देखते हुए बड़े मासूम सी शकल बना के अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़कर बोली, ऋषभ मुझे माफ कर देना वो झूठी किस वाली बात के लिए। अवनी इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी, कोई देख ले तो उसकी मासूमियत में ही खो जाए। विवान जिसने एक निवाला खाया था अवनी की बात सुनके उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। कोमल ने फटाफट पानी दिया। पानी पी के विवान ने अवनी को बोला, तुमने झूठ बोला था। विवान ऋषभ की ओर देखता है। ऋषभ अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा करता है। ऋषभ फिर अवनी की तरफ देखा और स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुमने उससे बचने के लिए बोला है। अवनी भी हाँ में सिर हिला देती है। वही विवान और अवनी को अब समझ आया कि अवनी ने झूठ क्यों बोला था। अवनी खाते खाते ऋषभ की तरफ देखकर पूछती है, तुम्हें इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आती है? जहां तक मैं जानती हूँ इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स नॉर्मल लोगों की नहीं हो सकती। ऋषभ अवनी की बात सुनके एक डेविल स्माइल करता है और बात संभलते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ये नॉर्मल फाइटिंग स्किल्स नहीं, इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसे सब नहीं सीख सकते। ये स्किल्स कुछ खास लोग ही जानते हैं और वो स्किल्स को सिर्फ अपने स्टूडेंट को ही सिखाते हैं। वो स्टूडेंट हमेशा बड़े बैकग्राउंड के बच्चे ही होते हैं। अवनी सारी बात सुनके तपाक से बोलती है, पर तुमने ये स्किल्स कैसे सीख ली? तुम तो किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं लगते हो। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अवनी कहती है, फिर कैसे? ऋषभ विवान की तरफ इशारा करके कहता है, विवान ने मुझे सिखाया, आरके ने विवान को ये सब सिखाया था ताकि एमएज इंस्टीट्यूशन में आरके को प्रोटेक्ट कर सके। अवनी को भी लगा ये हो सकता है शायद विवान ने ही सिखाया हो। विवान जो इतनी देर से खाने में बिजी था, जब ऋषभ का आखिरी बात सुनी तो उसे खांसी आने लगी। वो मन में है बोला, मैंने कब इस ये सिखा दिया, ये स्किल्स तो मुझे भी नहीं आती।
हालांकि विवान की भी फाइट स्किल्स कमाल की थी, पर ऋषभ के आगे कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ऋषभ की फाइटिंग स्किल्स के आगे आज तक कोई फाइटर नहीं टिक पाया। विवान ने नकली हंसी से साथ बोला, अवनी ऋषभ सही बोल रहा है, मैंने ही इसे सिखाई है। और बात पलटते हुए बोला, देखा तुम्हारे नॉडल्स ठंडे हो रहे हैं। तभी ऋषभ को थोड़ी मस्ती सूझी, उसने अवनी को देखते हुए पूछा, तुम्हें इतना फाइटिंग के बारे में कैसे पता? अवनी ऋषभ का सवाल सुन के शक्पक्का गई। उसने हंसते हुए कहा, वो मैंने टीवी में एक शो आता था उसमें देखा था, इसलिए पता है। और मन में बोली, बच गई। ऋषभ भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। फिर सबने अपना अपना लंच करके क्लासरूम में जाके लेक्चर अटेंड के आने लगते हैं कि तभी विवान का फोन बजता है। विवान फोन को देखता है जिसपे डैनियल शो हो रहा था। वो फटाफट दौड़कर क्लास से बाहर चला जाता है। डैनियल ऋषभ के 10 बॉडीगार्ड में से एक है। उसे भागता देख सब सोचते हैं इसे क्या हुआ, फिर सब क्लास पर फोकस करने लगते हैं। वही ऋषभ ने भी नाम पढ़ लिया था। उसे भी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि डैनियल कभी भी विवान को फोन नहीं करता, वो हमेशा ऋषभ से ऑर्डर लेता था। वही विवान दौड़ता हुआ बाहर आता है और फोन रिसीव करता है। फोन रिसीव होते ही उधर से हड़बड़ाए आवाज में डैनियल बोला, विवान सर बोस कहाँ है, उनको फोन क्यों नहीं लग रहा है? विवान उसे शांत करते हुए कहता है, ऋषभ में साथ है और शायद उसका फोन स्विच ऑफ हो। विवान आगे बोल, क्या हुआ जो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? दूसरी तरफ से डैनियल बोल, सर वो डेविड ने हमारे सारे शिप के कंसिस्टेंट पे कब्जा कर लिया है और वो बॉस से मिलने की मांग कर। आगे डेविड का नाम सुनते ही विवान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। विवान बोला, उससे बोल दो अगर उसे सच में मिलना है तो ठीक है, वो मिलेगा, पर उसके आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। डैनियल आके बॉस बोल के फोन काट देता है। वही विवान फोन हाथ में पकड़े हुए बड़े स्टाइल से आके ऋषभ के पास बैठ गया और सब बता दिया। ऋषभ सब सुन के एक डेविल स्माइल पास करता है और मन में बोला, आखिर वक्त आ ही गया। फिर विवान को बोलता है, जेट रेडी कराओ, हम आज ही यूएसए के लिए निकलेंगे। विवान को पहले ही पता था ऋषभ कुछ ऐसा ही बोलेगा। विवान ने बोला, मैंने पहले ही जेट रेडी करा दिया है। ऋषभ कुछ नहीं बोलता और अवनी को देखने लगता है जो पढ़ते पढ़ते सो गई है। उसे देखकर उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती। विवान भी ये बात नोटिस करता है पर कुछ बोलता नहीं। दोपहर तक सबका लेक्चर खत्म हो जाता है। विवान, ऋषभ, अवनी, कोमल एक साथ बाहर आ रहे थे। आज एक ही दिन में उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मानो सालों से एक दूसरे को जानते हो। विवान बाहर आते हुए रुक कर कहता है, तुम लोग रुको, मैं गाड़ी लेकर आता। तभी अवनी बोलती है, मेरा घर तो पास में है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तभी ऋषभ आगे आके अवनी की बात करते हुए बोला, अरे अवनी, हम छोड़ देंगे ना, तुम हमारे साथ चलो और मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अवनी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और हम ही भर देती है। वही कोमल तो पहले से ही यही चाहती थी ताकि विवान के साथ टाइम स्पेंड करने को मिले। विवान वहां से जाता है और कुछ ही देर में अपनी बुगैटी लेकर आता है। कार देखने में बहुत महंगी थी पर अवनी के फेस पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। ये बात ऋषभ ने देख नोटिस कर ली और मन में ही बोला, तुम कहीं सच में तो नहीं क्वीन ऑफ डार्क हो? वही कोमल तो बस आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। तभी विवान कार से बाहर आया और ऋषभ को चाबी देते हुए बोला, भाई ये कार तू ले जा, इसमें सिर्फ 2 ही सीट है, हम 4 नहीं जा पाएंगे, तू अवनी के साथ चले जा, मैं कोमल के साथ आ जाऊंगा। ये बात सुन के अवनी बोली, इसकी कोई जरूरत, मैं चली जाऊंगी, फालतू में ऋषभ को परेशान क्यों करना। वो वहां से जाने लगी। तभी ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिए बोला, अब क्या हुआ, तुमने ही कहा था ना तुम हमारे साथ चलोगी, अब कार में सीट नहीं है तो क्या करे? तभी विवान ने बोला, मैं अगली बार से 4 सीट वाली कार ही लाऊंगा। अवनी ने कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, पर तुम कैसे जाओगे? विवान बोला, मैंने दूसरी कार मंगा ली है। तभी एक फरारी रुकी। विवान बोला, लो आ गई। अवनी और ऋषभ जाके कार में बैठ गए और चले गए। विवान कोमल की तरफ मुड़ा और एक स्माइल के साथ बोल, चले मिस यूनिवर्स। विवान के मुंह से मिस यूनिवर्स सुन के कोमल शर्मा गई। विवान उसे देखकर हंस दिया और बोला, तुम शर्मती भी हो। फिर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। पूरे यूनिवर्सिटी में इतनी महंगी महंगी कारें देखकर सब हैरान थे। एक लड़की ने अपनी बगल वाली लड़की से बोला, एक पीए के पास इतनी महंगी कारें कैसे? क्या आरके उसे इतनी सैलरी देता है? तो एक लड़की ने बोली, अबे वो पीए किसी येरे गेरे का नहीं है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का है, तो उस पे इतना होना आम है। तो उस लड़की ने भी है हाँ में सिर हिला दिया और बोली, कितना लकी है ना जो इतनी सी उम्र में आरके का पीए बन गया। तो बगल वाली लड़की ने उसके सर पर चपत लगते हुए बोली, अब वो सब छोड़ और घर चल, नहीं तो तेरी माँ तुझे अनलकी बना देगी। ऋषभ की कार अवनी विंडो के बाहर देख रही थी। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, जैसा उसे कभी फील नहीं हुआ। कार में एकदम शांति पासरी हुए थी। तभी ऋषभ की आवाज आए, अपने घर का एड्रेस बताओ। अवनी ख्यालों से बाहर आई और एड्रेस बताया। ऋषभ गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चला रहा था। ये बात अवनी ने भी नोटिस कर ली पर कुछ बोली नहीं। उसे भी ऋषभ के साथ अच्छा लग रहा था। ऋषभ ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम किसके साथ रहती हो? ऋषभ को अवनी के बारे में पहले ही पता था पर ऋषभ अवनी से बात करना चाहता था।
इसलिए ये बोलकर बात स्टार्ट की। अवनी ने कहा, मैं अकेली रहती हूँ। ऋषभ ने अच्छा बोला, फिर आगे पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? अवनी ने मुंह लटका के कहा, मेरा इस दुनिया कोई नहीं है। ऋषभ को ये बात सुन के अपने दिल में थोड़ा दर्द हुआ। फिर भी ऋषभ ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। अवनी ने बोला, अरे कोई बात नहीं। फिर वो बाहर की तरफ देखने लगी और मन में बोली, मेरे डैड है पर मुझे उन्हें अपना डैड बोलते हुए भी घिन आती है। थोड़ी देर में अवनी का अपार्टमेंट आ गया। अवनी ने ऋषभ को थैंक्स बोला और सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। ऋषभ तब तक अवनी को ही देखता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गई। उसके जाते हैं ऋषभ ने कार स्टार्ट की और पैलेस की तरफ चल पड़ा। इतनी देर से जो बॉडीगार्ड छुप के ऋषभ को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो अवनी के जाते ही कि कार के आगे पीछे अपनी कार लेकर चलने लगे। थोड़ी देर बाद ऋषभ पैलेस पहुंच गया। उसने अपना मास्क लगाया और अपने रूम में रेडी होने चला गया क्योंकि आज उसे डेविड से मिलना था। आगे 4 घंटे बाद शाम के 7 बज रहे थे। ऋषभ एक डार्क ग्रीन का 3 पीस सूट पहनकर, आंखों पे ब्लैक शेड्स और एक मास्क जिसे उसने अपनी मुंह को कवर कर रखा था, नीचे आया। हाल में विवान पहले ही मौजूद था और सारे बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसने ऋषभ को आता देख उसके पास गया और बोला, बॉस एवरीथिंग इज रेडी, हमें अब चलना चाहिए। ऋषभ ने भी हम बोला और अपने चॉपर में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। जेट पहले ही रेडी था। ऋषभ छुपे से सीधा जेट में बैठा और यूएसए के निकल गया। अवनी के अपार्टमेंट में ऋषभ के जाने के बाद अवनी पर रोहित का कॉल आया। अवनी ने कॉल पिक किया। उधर से रोहित बोला, बॉस जिस कंसाइनमेंट पे हम कब्जा करना चाहते थे, डेविड सर ने शिप पे पहले ही कब्जा कर लिया है। डेविड सर ने कंसाइनमेंट छोड़ने के बदले आरके से मिलना चाहते हैं। आरके भी आज उनसे मिलने यूएसए जा रहा है। ये सुन अवनी भी सोच में पड़ गई और मन में बोली, डैड आरके से क्यों मिलना चाहते हैं? चलो जो भी हो, उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया, अब ज्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। अवनी ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आने दो उसे, उसकी मुलाकात डैड से नहीं मुझसे होगी। जेट रेडी करो, हम 20 मिनट में यूएसए के लिए निकलेंगे। और हाँ, सारे शिप अपने अंडर ले लो, डैड को जरा भी भनक नहीं लगना चाहिए, ये मैंने किया है, उन्हें लगना चाहिए क्वीन ऑफ डार्क ने किया है। अवनी सब बोल के फोन काट दिया और मन में बोली, बहुत छुप लिया तुमसे, अब मिलने का वक्त आ गया है। आखिर पता तो चले कि तुम मुझे इतने सालों से क्यों ढूंढ रहे हो। अवनी थोड़ी देर में एक ब्लैक फॉर्मल सूट पहनकर सीक्रेट लिफ्ट से, जो कि उसके सीक्रेट रूम में है, उसे बाहर आ जाती है। सामने ही रोहित कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। रोहित ने अवनी को देखकर फटाफट पीछे का गेट खोल दिया। अवनी अंदर बैठ गई। गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ चल दी। थोड़ी देर में वे सब भी यूएसए के लिए निकल गए। अवनी के साथ कोमल और उसके सारे टीम मेंबर भी थे। यूएसए। ऋषभ अपनी प्लेन से बाहर आया तो सामने 3 चॉपर थे। ऋषभ बीच वाले में बैड शांत से बैठ गया। चॉपर थोड़ी देर में एक शिप पर लैंड होते हैं। विमान ऋषभ का गेट खोलता है। ऋषभ बड़े एटीट्यूड के साथ नीचे उतरा। इस वक्त ऋषभ के साथ सिर्फ 30 बॉडीगार्ड थे, उसके 10 खास बॉडीगार्ड नहीं थे। ऋषभ शिप पर उतरकर इधर उधर देखता है तो पूरे शिप पर ऐसी संती थी जैसे यहाँ कुछ हो ही ना। ऋषभ अभी इधर उधर देख ही रहा था, तभी अचानक ने चारों तरफ से कई सारी गोलियां चलने की आवाज आए। ऋषभ के बॉडीगार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए ऋषभ को कवर कर लिया और गोलियों की डायरेक्शन में फायर करने लगे, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद में ही ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड मारे जा चुके थे। बस विवान और ऋषभ खड़े थे। तभी उन सभी अदमियों का बॉस, जो एक ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखा था, देखने में कोई कमांडो टाइप, वो आगे आया और ऋषभ और विवान पे गन तान दी और बोला, डोंट मूव अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू मूव। ऋषभ उसे देखकर एक डेविल स्माइल दी, पर उस आदमी को वो स्माइल नहीं दिखी क्योंकि ऋषभ ने मास्क लगाया था। पर जैसे ही उस आदमी ने उसकी खतरनाक आंखें देखी, वो आदमी भी अंदर तक सहम गया, पर अपने आप को संभालते हुए गन ताने खड़ा रहा। वही विवान उसकी बात पर हंसते हुए बोला, अगर आरके ने मूव कर दिया तो तुम मूव करने लायक नहीं रहोगे। वो आदमी उसकी बात सुन के थर थर कपने लगा क्योंकि वो जानता है सामने खड़ा इंसान कितना पावरफुल है। वो गार्ड हकलाते हुए ही बोला, सर मेरे साथ चलिए, हमारे बॉस बुला रही है। ऋषभ उसकी बात सुन के थोड़ा मुस्कुराया और विवान के साथ उसके पीछे चलने लगा। वही शिप के कैबिन में बैठी अवनी ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे आरके कुछ जाना पहचाना लगा, पर उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ना तो आरके का फेस देख रहा था ना ही उसकी आइस। अवनी मन में सोच रही थी, आरके कभी इतने कम बॉडीगार्ड के साथ नहीं आता और उसके खास बॉडीगार्ड भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। आरके के 10 खास बॉडीगार्ड के बारे में पूरी दुनिया जानती थी कि वो आरके खास बॉडीगार्ड है और हमेशा आरके के साथ ही रहते हैं। अवनी अपने साइड में खड़े रोहित को देखती है और बोलती है, बी केयरफुल, वो जितनी आराम से हमारे हाथ लग गया है, कुछ तो बात है। अपनी सारे आदमियों को रेडी रहने को बोल दो, कुछ भी हो सकता है। फिर अवनी फेस मास्क पहन बाहर की ओर चल देती है। उसके पीछे पीछे रोहित भी जाता है। दूसरी तरफ गार्ड ऋषभ और विवान को एक बड़े से कमरे में लाते हैं जहां सिर्फ एक किंग साइज चेयर रखी होती है। जो गार्ड उन्हें लेकर आया था वो बोलता है, आप लोग वेट कीजिए, बॉस आती ही होगी।
थोड़ी देर बाद किसी की हील्स की आवाज आए। सब उस तरफ देखते हैं। एक लड़की रेड कॉलर की स्लीव लेस फुल लेंथ ड्रेस पहनी हुए अंदर आ रही थी, जिसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, साथ ही फेस पर रेड मास्क लगाया हुआ था। उसके पीछे एक साइड कोमल और एक साइड रोहित थे, उनके पीछे बाकी टीम मेंबर, उन सबने भी मास्क लगाया हुआ था। अवनी के अदमियर ने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ तो कब से अवनी के नीली आंखों को देख रहा था। ऋषभ अंदर से बहुत खुश भी था, क्योंकि उसका शक आज यकीन में बदल गया था। वही विवान तो कोमल की गहरी भूरी आंखों में खो ही गया था। आज कोमल ने भी ब्लैक कॉलर की फुल लेंथ ड्रेस पहनी थी, इसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वही हाल कोमल का भी था। बात उसे अपनी आइडेंटिटी छुपनी थी, इसलिए उसे अपनी नजरें फेर ली ताकि विवान को शक न हो। अवनी सीधा चलकर ऋषभ और विवान के सामने वाली किंग साइड चेयर पर पैर रखकर बैठ जाती है। कोमल और रोहित चेयर के पीछे एक एक साइड खड़े हो जाते हैं। अवनी ऋषभ को देखकर बोलती है, वेलकम मिस्टर आर के, कैसा लग रहा है हमारी कैद में? हमारे अदमिया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? ऋषभ जो कब से अवनी को ही देख रहा था, वो अपने ख्यालों से बाहर आया। बड़े एटीट्यूड से अपनी आवाज बदलकर बोल, मिस क्वीन ऑफ डार्क, हमें परेशान करने का दम आपके अदमियों में कहां? और मन में कहता है, वो हक तो हमने आपको दिया है। अवनी ऋषभ बात सुन के स्माइल करती है, बोलती है, वैसे इस वक्त आपको नहीं लगता आप हमरे कब्जे में? तो शायद आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। ऋषभ चारों तरफ देखता है और हंसते हुआ बोलता है, किसने कहा हम आपके कब्जे में है? इतना बोल के वो अपनी रिंग में लगे बटन प्रेस करता है और 1 मिनट के अंदर में कई सारे ऋषभ के गार्ड ने अवनी की अदमियों को घेर लिया और सब पे गन पॉइंट कर दिया। ये सब देखकर अवनी थोड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे जहां तक पता था ऋषभ का कोई गार्ड जिंदा नहीं था। तभी एक ऋषभ का गार्ड एक सिंहासन टाइप चेयर लेकर आता है और अवनी के सामने रख दिया। ऋषभ बड़े रोब से बैठकर अपने पैर पर पैर रख अपने दोनों हाथ चेयर के दोनों हैंडल पर रखता है और अवनी को देखकर बोला, अरे अरे मिस क्वीन, आपको क्या लगता है जिसे सब देखने के लिए तरसते हैं और आप दी माफिया किंग आरके को इतनी आसानी से पकड़ सकती है? फिर थोड़ा हंसता है, आगे बोलता है, वो मैं ही हूं जो तुम्हें यहां तक लाया हूं। मैंने ही ये सब प्लान किया था ताकि तुम खुद मुझसे मिलो। तुमसे मिलने के लिए मैंने कितनी बार कोशिश की, पर हर बार तुमने मना कर दिया। तुम्हें क्या लगा मेरे शिप पे कोई ऐसे ही गेरा कब्जा कर लेगा? वो मैं था जिसने कब्जा होने दिया। तुम भूल कैसे गई? मेरे नाम से पूरी दुनिया डरती है। डेविड तो एक मोहरा था मेरे लिए तुमसे मिलने का। अवनी सारी बातें सुन के उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अवनी ने कुछ सोचते हुए पूछा, पर तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊंगी? ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, जब मुझे पता चला कि तुम्हें एडवांस हथियार चाहिए तब मैंने तुम्हें फंसाने का ये प्लान तैयार किया और देखो तुम फंस भी गई। अवनी ने एक स्माइल के साथ कहा, मानना पड़ेगा मिस्टर आर के, आपके बारे में जो सुना था वो सच था। जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, आपने वो कर दिखाया। अब ये भी बता दीजिए आप इतने सालों से मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? ऋषभ ने बड़े ही एटीट्यूड में कहा, मिस क्वीन देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता आपसे। बस आप हमारे सीक्रेट सिस्टम में आ जाओ, बदले में हम आपको जितने भी हथियार चाहिए देंगे। अवनी तुरंत बोली, अगर मैं नहीं मानी तो ऋषभ एटीट्यूड से बोला, तो जो सबके साथ होता है आपके साथ भी वही होगा। ऋषभ की बात सुनके अवनी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते बोली, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छू भी पाओगे? भले तुम आर के हो, पर तुम भूल गए मैं क्वीन ऑफ डार्क हूं। तुमने सोच भी कैसे लिए कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी? इतना बोलते ही ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। वही विवान एकदम से घबरा गया और ऋषभ को देखता है, जो एकदम शांत होके बैठा है और अवनी को समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी शांत हो जाता है। कुछ ही देर में एक बार फिर गेम पलट चुका था। ऋषभ के सारे गार्ड जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। अवनी के अदमियों ने सब पर गन तन राखी थी। ये सब देखकर अवनी खड़ी हुई और तीखी मुस्कान लिए बोली, अब क्या बोलना चाहेंगे मिस्टर आर के? ऋषभ भी अपनी जगह से खड़ा हुए और अवनी के पास आते हुए बोला, कुछ तो बात है तुम में मिस क्वीन, जो तुमने आर के को भी झुका दिया। एक फाइल देते हुए बोला, ये पहली मुलाकात का तोहफा समझ कर रख लो। अवनी ऋषभ से आ रही स्मेल जानी पहचानी लगती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और फाइल ले लेती है। अवनी फाइल खोल कर देखती है जिसमें शिप की पूरे हथियारों को बेचने के डॉक्यूमेंट थे, जो कि क्वीन ऑफ डार्क के नाम पर थे। अवनी थोड़ा शौक होती है, पर ऋषभ की तरफ बिना किसी भाव के देखती है। ऋषभ एक बार अवनी को देखता है और वापस अपने चौपर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे विवान भी चला जाता है। उनको जाता देख अवनी भी अपने अदमियों को इशारा करती है। उसके आदमी ऋषभ के गार्ड को छोड़ देते हैं। सब दौड़ते हुए ऋषभ को घेर कर चलने लगते हैं। कोमल अवनी के पास आती है और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, बॉस ये आर के इतनी आसानी से हार कैसे मान लिए? जहां तक मैं इसे जानती हूँ इसने आज तक ये किसी के आगे नहीं झुका। अवनी भी अपने मन में यही सोच रही थी, आखिर इतनी आसानी से आर के ने हार केस मान ली। दूसरी तरफ चौपा में विवान कब से कुछ पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। ऋषभ भी कब से उसके हरकतों को देख रहा था। ऋषभ ने कड़क आवाज में कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है?
विवान आवाज सुन के थोड़ा घबरा गया और हिम्मत करके पूछा, ऋषु हमारे आदमियों ने कुछ किया क्यों नहीं? और तू चुपचाप हार मान के वापस आ गया। तूने तो आज तक कभी अपने हथियार नहीं डाले। तू चाहता तो 1 मिनट में वहां सबको घुटनों पर बैठा सकता था तो फिर। इतना बोल के वो ऋषभ की ओर देखने लगा। ऋषभ विवान की तरफ मुड़ और बोला, मैंने ही सभी गार्ड को कुछ करने से मान किया था। विवान थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, पर क्यों? और गुस्सा देखते हुए बोला, तुझे पता है न तेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है? और तूने ये रिस्क लिया, अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? और तेरे घर वाले तो जीते जी मर जाते। एक बार पहले ही वो बहुत कुछ झेल चुके हैं। ऋषभ ने विवान को सानत करते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था कि अवनी के दिमाग में मेरी नेगेटिव इमेज बने। जब उसे पता चलेगा ऋषभ हेआर के हो तो वो मुझसे प्यार करे ना कि नफरत। विवान ने बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए ऋषभ से घूरते हुए बोला, तो प्यार के चक्कर में अपनी जान देने चला था। फिर याद आते ही ऋषभ ने क्या बोला अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, तू क्या सच में अवनी से प्यार करने लगा है? ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया। विवान कुछ सोचा और बोला, अगर अवनी को तुझसे प्यार नहीं हुआ और किसी और से हो गया तो क्या करेगा? विवान की बात सुनकर ऋषभ ने गुस्से से मुठिया बंद करे के दांत पिसते हुए कहा, अवनी भी मुझसे है प्यार करेगी, वो सिर्फ मेरी है, दूसरा कोई उसके पास आया तो वो उसका आखिरी दिन होगा। मैं उसे अपने प्यार में पागल नहीं किया तो मेरा नाम ऋषभ कुंद्रा नहीं। विवान ने थोड़ा मजे लेते हुए कहा, और वो तू कैसे करेगा? ऋषभ ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दे, जैसा मैं बोल रहा हूं तू बस वैसा ही कर। विवान ने बोला, क्या करना है? ऋषभ ने बोलना शुरू किया, तुझे डीन को बोलना है कि क्लास को 3 दिनों के लिए माउंट फॉरेस्ट में ट्रिप लेकर जाए और उसका सारा खर्चा कुंद्रा ग्रुप उठाएगा। और इस साल का कॉलेज फेस्ट की स्पॉन्सर भी कुंद्रा ग्रुप ही देगा। ऋषभ आगे बोला, ट्रिप में अवनी के साथ ज्यादा टाइम बिता पाओगा। विवान में खुश होत हुआ कहा, यार प्लेन तो अच्छा है, इसी बहाने में भी अपनी वाली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगा। ऋषभ ने एक आईब्रो उठे के विवान को सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कौन तेरी वाली। विवान ने ऋषभ को देखा और शर्माते हुए बोला, भाई मैं कोमल की बात कर रहा हूँ। तो ऋषभ ने बोला, अच्छा तुझे कोमल पसंद है? विवान ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ को विवान को देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने किसी तरह कंट्रोल किया और डांटते हुए बोला, अब इतना लड़कियों की तरह शर्मा मत, जो बोला है वो कर। अगले दिन मुंबई यूनिवर्सिटी में सब अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे, पर आज ना तो अवनी कोमल आए थे ना ही ऋषभ, और विवान 4 रोज यूएसए से वापस तो आ चुके थे। पर ऋषभ को आज ऑफिस जाना था, इसलिए कॉलेज नहीं आया और अवनी तो सोन में मस्त थी। विवान ने डीन को बोल के 2 दिन बाद की ट्रिप के बारे में सब बता दिया था और डीन भी रेडी हो गया था। आखिर वो आरके की बात कैसे टाल सकता था? कुंद्रा ग्रुप सभी एम्प्लॉइज की हालत खराब थी क्योंकि आज आरके आने वाला था। सब अपने पेंडिंग कमा को पूरा करने में लगे थे क्योंकि आज ऋषभ सारी प्रोग्रेस चेक करने वाला था। ऑफिस में छोटे से बड़े तक सबकी हालत टाइट थी। सब बस यही सोच रहे थे, आज भगवान बस बचा ले उन्हें। तभी बुलाइडिंग के सामने 15-20 कारें आके रुकी गाड़ी के रुकते हैं। सबकी ससे थाम गई थी। डायरेक्टर और मैनेजर के साथ ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट हेड गेट पर वेलकम करने के लिए दौड़े। सभी गाड़ियों में से ऋषभ के बॉडीगार्ड निकले और एक ब्लैक बेंटली को कवर करके खड़े हो गए। तभी पैसेंजर सीट से विवान निकला और ऋषभ की तरफ का गेट खोला। गेट खुलते ही ऋषभ बड़े ही रोब के साथ निकला। उसको देखते ही सबने अपने सर नीचे कर लिए। ऋषभ का ऑरा इतना खतरनाक था कि सभी की पसीने छूट रहे थे। ऋषभ लंबे कदम लेते हुए सीधा बुलाइडिंग के अंदर जाने लगा। ऑफिस में जितने भी लोग थे सबके सब सर नीचे करके ऋषभ को गिरेट कर रहे थे, पर ऋषभ ने किसी को जवाब नहीं दिया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। विवान ने जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस किया। विवान और ऋषभ दोनों ही लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट सीधा 37 फ्लोर पर रुकी। ये फ्लो बस ऋषभ और विवान का था। यहाँ किसी को भी आना मान था। यहाँ बिना ऋषभ की परमिशन के नहीं आ सकते। ऋषभ और विवान दोनों लिफ्ट से बाहर आए। पूरे फ्लोर पर ऋषभ के 10 खास बॉडीगार्ड के अलावा कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, क्योंकि ये 10 इतने काबिल है कि 100 बॉडीगार्ड को अकेले संभाल सकते हैं। ऋषभ सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। एक बॉडीगार्ड ने ऋषभ को देखकर जल्दी से गेट खोल। अगर आपको हमारी कहानियों में मजा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।